पत्नी, मैं आ गया। उठो। पत्नी, क्या हुआ? इस महीने का वेतन मिला क्या? मिल गया। मैंने इस महीने कई रातें जाकर काम किया। 15,000 मिले हैं। मैं अभी सौंप देता हूं। पत्नी, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? क्योंकि मैं रात भर गाड़ी चलाता हूं। कभी कभी सच में नींद से बेहाल हो जाता हूं। मुझे थोड़ा सिगरेट का पैसा छोड़ दो ना। ठीक है, आज से हर दिन तुम्हें 5 रुपए ज्यादा दूंगी। क्या यह काफी है? काफी है। मैं अब हर दिन दोस्तों से एक सिगरेट खरीद कर पी लूंगा। स्वेच्छा से ट्रांसफर क्यों नहीं किया? पत्नी, हर बार नहीं भेजना पड़ता ना। ली बाओलियांग, यह आदमी पैसे पाकर बिगड़ जाता है। क्या तुम बेवफाई करना चाहते हो? नहीं, मैं कैसे बेवफाई कर सकता हूं? तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हारा वेतन मांगती हूँ तो यह हमारी शादी के लिए सोचकर नहीं है क्या? अब मैं ही तुम्हें मजबूर कर रही हूँ। मैं ही बुरी बन गई हूँ। नहीं पत्नी, तुम गुस्सा शांत करो। मैं स्वेच्छा से करता हूं। मैं अभी भेजता हूं। तुम गुस्सा मत करो। यह ठीक है। घर की वो 3 प्रॉपर्टी। कब तक प्रॉपर्टी पेपर पर मेरा नाम जोड़ोगे? पत्नी, तुम चिंता मत करो। मैंने हमारी माँ से कई बार कहा है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या हमारी माँ? मैंने तुमसे शादी की है। वो बुढ़िया भी तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है। चलो, वैसे भी मेरी माँ को तुम्हारी कुछ बातों की जरूरत नहीं है। आ गई। माँ, आप कैसे आ गई? मेरा अपना घर है। क्या अब मुझे देखने भी नहीं दिया जाएगा? माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, चिल्लाओ मत। वो बाद में ठीक हो जाएगा। तुम मत आना। तुम भी नहीं चाहती कि तुम्हारी बहू नाराज हो जाए। माइलिंग ने कहा था कि अगर घर ट्रांसफर नहीं हुआ तो वह बच्चा नहीं पैदा करेगी। घर की 3 मकान सब ट्रांसफर हो गए हैं। आखिरकार ट्रांसफर हो गया। माँ ने तुम्हें जो देना था सब दे दिया। अब संतुष्ट हो? संतुष्ट हूं। धन्यवाद माँ। लिंग, इस बार क्या तुम मेरी माँ को माँ कह सकती हो? ली बाओलियांग, अगर मैं तुमसे तलाक ले लूं, क्या ये 3 मकान मुझे मिल सकते हैं? तलाक? लिंग, मत मजाक करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ली बाओलियांग, तुमसे शादी करने से पहले तुम जानते हो कितने अमीर लोग मेरे पीछे थे? अगर तुम नहीं होते तो मैं पहले ही अमीर औरत की जिंदगी जी रही होती। तुम्हारा क्या मतलब है? शुरू में तो तुम ही थे जिन्होंने बाओलियांग को पीछा किया। शुरू में मैं जवान और अनजान थी। मैंने गलती की। मैं लगातार आगे बढ़ रही हूँ और वह 3 साल हो गए। अभी भी एक ट्रक ड्राइवर है। हाँ, मैं और मेहनत करूंगा। तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा। बस हो गया। तुम समझते ही नहीं मैं क्या चाहती हूँ। मैं इतनी जवान हूँ, इतनी अच्छी हूँ, और तुम्हारे जैसे नाता ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी महीने की तनख्वाह 2000 है, हर महीने खत्म हो जाती है। घर के 3 मकान, एक में तुम रहते हो, एक में तुम्हारा भाई रहता है, और आखिरी का किराया भी तुम लेते हो। तुम्हारी क्या हालत है? मेरे बेटे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। माँ, बस करो। लिंग का भाई अभी कॉलेज से निकला है। उसकी नौकरी नहीं है। हमारे घर में इतने मकान हैं, उसे एक में रहने दो। हम सब एक परिवार है। क्या तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो? यह औरत हमारे घर के मकान के लिए आई है। माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लिंग पर विश्वास है। वो ऐसी नहीं है। ली बाओलियांग, 3 साल हो गए, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझसे प्यार करते हो, यह महसूस हो रहा है। आज यह तलाक मैं तय कर चुका हूँ। ली म्यू, तुम कानून विश्वविद्यालय के टॉप स्टूडेंट हो। मौसी तुमसे एक सवाल पूछना चाहती है। मेलिंग ने कहा, कानूनी प्रावधानों में साफ साफ लिखा है कि पति पत्नी के तलाक में महिला को कम से कम आधी संपत्ति मिल सकती है। क्या यह सच है? प्रक्रिया कानून के अनुच्छेद 108 के अनुसार तलाक के समय महिला को शादी के दौरान पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति को बांटने का अधिकार है। मैं तो बस एक आम आदमी हूँ, कानून के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि इन 3 सालों में उसने एक दिन भी काम नहीं किया। बाओलियांग का शरीर खराब हो गया और सारा पैसा उसने उसे दे दिया। अब वह भी नहीं रहा।
वह अब घर और पैसे बांट सकती है, घर का पैसा बांट सकती है। मेलिंग ने तलाक से पहले जो तरीके अपनाए उनके पीछे कानूनी तर्क थे। यह उसकी खुद की सोच नहीं हो सकती। उसने खुद से नहीं सोचा होगा। इसका क्या मतलब है? उसके पीछे जरूर कोई पेशेवर कानूनी वकील है जो उसे सलाह दे रहा है। यह वकील ही असली मास्टरमाइंड है। ली म्यू, तुम मौसी की मदद करो। मौसी उठो, मौसी, मौसी उठो, उठो, उठो। कानून को कभी भी आम आदमी के खिलाफ हथियार नहीं बनना चाहिए। मौसी, मैं यह केस लेता हूं। मैं जरूर चचेरे भाई के लिए न्याय दिलाऊंगा। अंदर आओ। यांग वकील। यांग वकील, आपकी वजह से ही मैं इतनी जल्दी तलाक ले सकी। धन्यवाद। यांग वकील, और भी हजारों बहनें हैं जो आपके इंतजार में हैं, उन्हें उनका हक दिलाने के लिए। बहनों, चिंता मत करो, मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी शादी में पीड़ित बहनों के लिए अधिकतम मुआवजा दिलाऊं। 1 मिनट रुको। यांग वकील, आप दिंघाई के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा जीतने वाले तलाक वकील हैं। पिछले 3 ग्रीन केस, मृत्यु के लिए आमंत्रण केस में आपने महिलाओं के लिए बड़ी संपत्ति हासिल की। कई महिलाएं आपको महिलाओं का मसीहा कहती हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं बस हजारों महिलाओं की आवाज उठा रहा हूं। अगर उन्हें अत्याचार नहीं झेलना पड़ा होता तो उनके पक्ष में फैसला क्यों आता? अफवाह है कि दाशिया लीगल चैनल अफवाह है कि आप केस लेने से पहले हर बार मैं मुवक्किल के पति की संपत्ति की जांच करती हूं और आप केवल 5 मिलियन से अधिक के मामले लेते हैं। क्या यह सच है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे मामले समाज में अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। मैं ऐसे मामले लेती हूँ ताकि मैं बेहतर तरीके से कानून के माध्यम से बहनों की आवाज उठा सकूं। यांग वकील, हाल ही में तलाक और नदी में कूदने का मामला, उसकी पत्नी आपकी मुवक्किल है। इस बारे में आप क्या सोचती हैं? यही मेरी मुवक्किल है। हाँ, वह आदमी मर चुका है, लेकिन मेरी मुवक्किल बिना किसी कारण के गहरी पीड़ा झेल रही है और हर तरफ से गालियां सुन रही है। क्या वह दयनीय नहीं है? हम महिलाएं कब तक अपनी आवाज उठा पाएंगी? हाँ, पुरुष जन्म से ही सब कुछ लेते हैं। यह स्वाभाविक है। पुरुषों में मूल पाप है। हम महिलाएं शादी में समाज के कमजोर वर्ग हैं। यांग वकील, कल आधिकारिक मध्यस्थता है। मैं अपनी सास पर मुकदमा कर रही हूँ। क्या कोई समस्या होगी? बहन, तुम्हारा पति मर चुका है, तुम ही वारिस हो, मतलब सारी संपत्ति तुम्हारी जेब में आ चुकी है। फिर क्या समस्या हो सकती है? लेकिन मेरी सास ने भी एक वकील लगाया है। कौन सा वकील? शायद ली बाओ लायांग का चचेरा भाई, कानून विश्वविद्यालय। पहले साल का छात्र कह रहा है कि वह खुद बचाव करेगा। पहले साल के छात्र ने तो सिर्फ कोर्ट ही पूरा नहीं पढ़ा है और खुद बचाव करने की बात कर रहा है। बहन, तुम्हारी सास बीमारी में कुछ भी कर रही है। तुम जीत के करीब हो, लेकिन वह पहले साल का छात्र कई मामले जीत चुका है। बहन, तुम्हें यांग वकील पर विश्वास करना चाहिए। मैं एक पैसा भी साझा संपत्ति नहीं बनाई, लेकिन उसकी 60% संपत्ति ले ली। यह सब यांग वकील की कृपा है। चिंता मत करो। वह संपत्ति ली बाओ लायांग ने स्वेच्छा से तुम्हें दी है, चाहे वह पहले साल का छात्र हो या सबसे शीर्ष वकील। यह बदलने वाला तथ्य नहीं है। दोपहर की मध्यस्थता में मैं उस छात्र को घुटनों पर ला दूंगी। यांग वकील, आप सच में 100 से अधिक तलाक के मामले जीत चुकी हैं। आप हमारी मसीहा हैं। आप हम महिलाओं की मसीहा हैं। चिंता मत करो। 30% वकील की फीस एक पैसा भी कम नहीं होगा। चलो, हम चलते हैं। धीरे चलना। लिम्यू, तुम क्या देख रहे हो? मैं यांग वकील के बारे में जानकारी देख रहा हूँ। उसने जो 100 से अधिक तलाक के मामले लड़े हैं, उनमें महिलाएं मूल रूप से कानून के छेद ढूंढ रही थी। इन 100 से अधिक मामलों के पीछे 100 से अधिक टूटा हुआ परिवार। लिम्यू, क्या हम वास्तव में उन मुकदमों को जीत सकते हैं? चाची, चिंता मत करो, मैंने सभी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। इस सुनवाई में मुझे जीत का पूरा भरोसा है। वाह, कितना बड़ा दावा है। क्या तुम वही फ्रेशमैन छात्र हो? क्या तुम वही बेईमान वकील हो जो लोगों को शादी में धोखा देने की सलाह देता है? बेईमान वकील? क्या तुम जानते हो कि वकील बनने के लिए मुझे कितने प्रमाण पत्र पास करने पड़े, कितने कानूनी प्रावधान याद करने पड़े? क्या तुम जानते हो मैंने कितने मुकदमे लड़े हैं? और तुम एक छात्र हो, तुम्हारे पास वकील का प्रमाण पत्र भी नहीं है। लोगों को कानूनी खामियों का फायदा उठाना सिखाना, उन्हें कानून की सीमा पर चलने के लिए उकसाना, मुझे नहीं लगता कि यह कुछ ऐसा है जिस पर गर्व किया जाए। उम्र छोटी है, लेकिन दावे बड़े हैं। एक फ्रेशमैन छात्र जिसने अभी तक नागरिक संहिता भी पूरी नहीं पढ़ी है, यहाँ वही बातें कर रहा है।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ छोटे भाई, झूठे आरोप लगाना और झूठी गवाही देना, इससे तुम भी जेल जा सकते हो। क्या लिम्यू, तुम इसमें शामिल मत होना। अगर तुम वाकई जेल चले गए तो चाची को जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगी। चाची, चिंता मत करो, कानून किसी के पक्ष में नहीं होता और नहीं किसी को खामियों का फायदा उठाने देता है। कानून की रक्षा करता है हर उस व्यक्ति की जिसे वास्तव में इसकी जरूरत होती है। छात्र ही छात्र होते हैं, अभी भी इतने नासमझ। हर किसी की रक्षा करना। तो क्या इसने जी बाओलायांग की रक्षा की? हमारी सारी संपत्ति ली बाओलायांग ने स्वेच्छा से दान की थी और वह बेकार आदमी अब तो नदी में कूद चुका है। मैं देखना चाहता हूँ तुम एक फ्रेशमैन छात्र हो, ऐसे लोहे के मुकदमे को कैसे पलटोगे? क्या शोर मचा रहे हो? सब बैठ जाओ, अब कोर्ट के बाहर समझौता होगा। वादी पक्ष, क्या आप कोर्ट के बाहर समझौता करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कृपया अपनी शर्तें बताएं। अभी प्रतिवादी पक्ष हमारे मुवक्किल को विरासत लेने से रोक रहा है। इस समझौते में हम देख रहे हैं प्रतिवादी पक्ष का रवैया। मेरे बेटे को तुमने मार डाला और अब तुम मेरा रवैया देख रहे हो। आंटी, अभी समझौता हो रहा है, सब शांत हो जाओ। प्रतिवादी पक्ष, क्या आप कोर्ट के बाहर समझौता करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो अपनी मांगे बताएं। हमारा पक्ष कोर्ट के बाहर समझौता करने के लिए तैयार है। मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ ताकत है कोर्ट के बाहर समझौता करना। सीधे हार मान लेना है। आखिरकार तुम सिर्फ एक फ्रेशमैन छात्र हो, समय बर्बाद कर रहे हो। यांग वकील की बर्बादी हो गई, वरना तुम्हारी काबिलियत से तुम लिम्यू को जेल भेज सकते थे। प्रतिवादी पक्ष, तो तुम्हारी समझौता की क्या मांग है? हम कोर्ट के बाहर समझौता कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त है। माइलिंग ने ली बाओलियांग को गंभीर मानसिक चोट पहुंचाई है, जिसके कारण ली बाओलियांग नदी में कूद गया। माइलिंग को पिछले 3 सालों में ली बाओलियांग द्वारा ट्रांसफर की गई सारी संपत्ति वापस करनी होगी और खुद कुछ नहीं लेकर घर छोड़ना होगा। क्या मुझे खाली हाथ घर छोड़ना होगा? क्या आप सुनिश्चित हैं कि यही समझौता प्रस्ताव है? मैं पूरी तरह सुनिश्चित हूँ। वाह, क्या कॉलेज स्टूडेंट है, हमें मूर्ख समझ रहा है। हमारी तरफ से सारी प्रक्रिया सही तरीके से की गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यांग वकील क्या कह रहे हैं। मैं ली बाओलियांग से 3 साल से शादीशुदा हूँ। यह सच है, ली बाओलियांग ने जो पैसा कमाया है वह हमारी संयुक्त संपत्ति है। वह नदी में कूद गया है और मुझे खाली हाथ घर छोड़ना होगा। हम उनके समझौता प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। उनकी मांग में कोर्ट की बुनियादी समझ नहीं है, बस दिखावा कर रहे हैं। हमारी तरफ से की गई समझौता प्रक्रिया पूरी तरह से कानून और नियमों के अनुसार है। यांग वकील, आपने इतने सारे सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, इतने सारे कानूनी नियम पढ़े हैं, क्या आपको यह नहीं पता होगा? अगर ऐसा है तो समझौता जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यांग वकील कोर्ट के बाहर समझौते से सहमत नहीं है, तो अब केवल कोर्ट में केस चलाना ही बाकी है। लीमो, मैंने ऐसे 100 से ज्यादा केस लड़े हैं और हर बार महिला को संपत्ति बांटने का अधिकार मिला है। अब आदमी मर चुका है और पैसा उसने खुद महिला को दिया था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम जैसा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इस केस को कैसे पलटेगा। चूंकि वादी पक्ष समझौता जारी रखने से सहमत नहीं है, तो आप लोग अब केस की तैयारी कर सकते हैं और कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। लीमो, क्या हमारा समझौता प्रस्ताव थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे लग रहा है समझौताकर्ता खुश नहीं है। चाची, आपको क्या लगता है समझौताकर्ता की भूमिका क्या है? समझौता कराना। बिल्कुल सही। समझौता प्रक्रिया में वादी पक्ष आमतौर पर बहुत ज्यादा मांग करता है और फिर दोनों पक्षों के बीच मोल भाव होता है। समझौताकर्ता बीच में आकर समझौता कराना है। थोड़ा थोड़ा करके दोनों पक्ष समझौते पर आ जाते हैं। तो फिर वे पहले क्यों चले गए? यह यांग वकील शायद मुझे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट समझकर हमें नीचा समझ रहा है, इसलिए सामान्य प्रक्रिया भी नहीं अपना रहा है। लीमो, अब हम आगे क्या करेंगे? चाची, चिंता मत करिए, अब जितना वे खुश हैं। जब केस हार जाएगा तब और ज्यादा बुरी तरह गिरेगा। हाल ही में ट्रक ड्राइवर ली बाओलायांग पत्नी की संपत्ति विभाजन के कारण बिंगजियांग ब्रिज से नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। ली बाओलायांग बहुत दुर्भाग्यशाली है, खुद एक डिलीवरी भी ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं करता, पूरी तनख्वाह जमा कर देता है। यह मेलिंग बहुत बुरी है। अपने पति को मिलने के लिए मजबूर कर दिया और अब सास को कोर्ट में घसीट रही है। हाँ, मैं भी एक औरत हूँ और मुझे लगता है कि मेलिंग बहुत ज्यादा कर रही है। तुम लोग क्या समझते हो? ली बाओलायांग हर बार ट्रांसफर करता था, स्वेच्छा से दान करने का संदेश भेजता था, ठीक है। अगर कोर्ट तक पहुंच भी गया तो क्या होगा? खुद का पैसा ट्रांसफर किया और अब वापस लेना चाहता है। बहुत ही नीच है। लिम्यू, क्या हमें इस केस के लिए राष्ट्रीय लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आवेदन करना चाहिए? इस केस में केवल आधिकारिक सुनवाई और राष्ट्रीय लाइव स्ट्रीमिंग से ही हमारे चचेरे भाई को न्याय मिल सकता है और उन्हें उचित सजा मिल सकती है। ठीक है, चलो सुनवाई शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार। इस केस ने पूरे समाज में व्यापक चर्चा शुरू कर दी है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय लाइव स्ट्रीमिंग का रूप ले लिया है। सुनवाई के लिए इसलिए हमने आपराधिक कानून के डॉक्टर लोडा एक्सायन जी सर को आमंत्रित किया है। सभी को नमस्कार। मैं इस केस का कानूनी विश्लेषक लोडा एक्सायन जी हूँ।
मैं केस की प्रगति के साथ आपको संबंधित कानूनी ज्ञान बताऊंगा। कोर्ट के अनुशासन को बनाए रखने और कोर्ट की गंभीरता को बनाए रखने के लिए अब निम्नलिखित कोर्ट अनुशासन पढ़ा जाएगा। 1. पक्षकार और उनके वकील। यांग वकील, यह लिएक्सा यूकेन, ली बाओलायांग की मां है और पहली पंक्ति की वारिस है। क्या मुझे उसे पैसे देने होंगे? ली बाओलायांग का पैसा तो पहले ही स्वेच्छा से आपको ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, तो उसकी मां कैसे वारिस हो सकती है? हाँ, यह गरीब आदमी एक पैसा भी नहीं रखता। उसके पास क्या संपत्ति है? तो क्या आज हम जीत गए हैं? वह एक कॉलेज स्टूडेंट है, दुनिया का अंदाजा नहीं है। आज मैं थोड़ी मेहनत करके उसे जेल भेज दूंगा। यह मेरी बहन के लिए एक तरह से बदला लेना है। पढ़ना समाप्त हुआ। कृपया जज कोर्ट में प्रवेश करें। सभी खड़े हो जाएं। अब सुनवाई शुरू होगी। दोनों पक्षों के लोगों की जानकारी सत्यापित की जाएगी। वादी मेलिंग, अपीलकर्ता के वकील यांग ली की पहचान जानकारी सही है? सही है। प्रतिवादी ली ज्यूकेन, प्रतिवादी के वकील ली मू की पहचान जानकारी सही है? सही है। पहचान सत्यापन पूरा हुआ। अब मामले का सार बताते हैं। रुको। अपीलकर्ता के वकील इस वारिसी केस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हम एक अहम सबूत पेश करना चाहते हैं। यह है ली बाओलियांग का खुद के हस्ताक्षरित प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट। इसमें साफ लिखा है, उन्होंने खुशी से 3 घर मेरे क्लाइंट माई लिंग को ट्रांसफर कर दिए। यहां उनके हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान है। यह एग्रीमेंट वैध है। पहले के स्वेच्छा से ट्रांसफर का मैसेज जुड़ा था। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी पहले ही अपनी पत्नी माई लिंग को दे दी थी। पत्नी? ये औरत कैसे मेरे बेटे की पत्नी हो सकती है? कौन सी पत्नी अपने पति को मरने पर मजबूर करती है? आज का ये तथाकथित वारिसी केस, ली बाओलियांग ने तो सारी प्रॉपर्टी माई लिंग को ट्रांसफर कर दी थी। कोई वारिसी बची ही नहीं। हाँ, तुम्हारे बेटे की प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो ये वारिसी केस रुको। ये वारिसी केस नहीं है, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं। नब्ज कमजोर, पुतलियां फैली हुई। खतरनाक, मरीज क्रिटिकल है। जल्दी डिफिब्रिलेटर तैयार करो। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लो। 30 जूल एक बार। छोड़ दो। मरीज को लंबे समय तक डूबने से ब्रेन डैमेज हो चुका है। ऑपरेशन में खून बहुत बह गया। अब नहीं संभाल सकते। डॉक्टर, मेरी विनती सुनो, मेरे बेटे को बचा लो। मैं वादा करती हूँ, कुछ भी हुआ तो हॉस्पिटल को कोई दोष नहीं दूंगी। प्लीज डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लो। इमरजेंसी रूम ले चलो। डॉक्टर, मरीज की हार्ट बीट रुक गई है। नहीं। डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दे। नहीं, मेरा बेटा नहीं मरा। जल्दी उसे बचाओ। मरीज के परिवार को बाहर ले जाओ। मत करो। तुम्हारे बिना माँ कैसे जिएगी?
माँ, रुको, मरीज में अभी आशा है, तुरंत रिसिटेशन करो। ये कैसे संभव है? ली बाओलियांग, तुम जिंदा हो? क्या तुम्हें निराशा हुई कि अस्पताल ने मुझे बचा लिया? बाओलियांग, सच में तुम हो? माँ, क्या सपना देख रही हूँ? माँ, माफ करना, कोर्ट की सुनवाई खत्म होते ही मैं आपको सब समझाऊंगा। बस तुम सही सलामत हो। माननीय जज, वादी ली बाओलियांग जीवित है। संपत्ति वारिसाने का मामला ही नहीं बनता। माननीय जज, मैं ही वादी हूँ। माई लिंग का पति ली श्यूकिन का बेटा ली बाओलियांग। पहचान पुष्ट हो गई, वारिसाने का केस खारिज। वकील यांग, अब क्या करें? ली बाओलियांग जिंदा है, घबराओ नहीं। मर गया होता तो वारिसाने का मामला चलता, अब तलाक का केस चलाएंगे। हम पहले की योजना के अनुसार तलाक का केस जीतेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वो भी तलाक का मामला है। पैसे और घर उसने खुशी से मुझे ट्रांसफर किए थे, तो हमारी जीत पक्की है। माननीय जज, मैं नया कोर्ट समन पेश करता हूँ। एक नया न्यायालय समन। कैसा समन? ये क्या? घबराओ मत। एक कॉलेज स्टूडेंट क्या जालसाजी कर सकता है? तुम और ली बाओलियांग की 3 साल की शादी, इतने सबूतों के साथ ये तलाक का केस हम जीतेंगे। वकील यांग, अगर तुमने ये केस जितवाया, 30% वकील फीस पूरी मिलेगी। ये असली कोर्ट समन है। वादी ली बाओलियांग, प्रतिवादी माई लिंग। हम ली बाओलियांग की तरफ से माई लिंग पर धोखाधड़ी का मुकदमा करते हैं। क्या? ली बाओलियांग, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। तुम मुझ पर धोखाधड़ी का केस कर रहे हो। शादी के बहाने दूसरों की संपत्ति हड़पना बड़े पैमाने पर किया गया तो ये शादी धोखाधड़ी का अपराध है, जिसकी सजा जेल हो सकती है। मैं क्यों न लगाऊं धोखाधड़ी का केस? वकील यांग, अब क्या करो? उसने मुझ पर केस कर दिया। झूठ मत बोलो, तुम और ली बाओलियांग पहले से ही 3 साल से शादीशुदा हो। तुम दोनों ने 3 साल का वैवाहिक संबंध बनाए रखा है। वह तुम पर धोखाधड़ी का मुकदमा करना चाहता है। यह कैसे सफल हो सकता है? यह तो सिर्फ एक सामान्य अपील का तरीका है। धोखाधड़ी। तुम सच में मुकदमा करने की हिम्मत कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ। सारी संपत्ति ली बाओलियांग की है, स्वेच्छा से दान की गई है। तुम धोखाधड़ी का मुकदमा कैसे कर सकते हो? यह मेरी अपील की अर्जी है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जज साहब, मैं दोनों मामलों को एक साथ सुनवाई करने का अनुरोध करता हूँ। दोनों मामलों के बीच मजबूत संबंध को देखते हुए दोनों मामलों को एक साथ सुनवाई करने की अनुमति दी जाए। दोनों पक्ष अपनी स्थिति बदलें। लुओ सर, ये ली बाओलियांग मरा नहीं है। ये तो एक बड़ा उलटफेर है। क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं ये मामला आगे कैसे विकसित होगा? भले ही ली बाओलियांग मरा नहीं है, ये मूल रूप से सिर्फ एक सिविल तलाक का मामला था, लेकिन लिम्यू ने मेलिंग पर धोखाधड़ी का मुकदमा किया है, तो ये अब एक आपराधिक मामला बन गया है। तो लिम्यू और ली बाओलियांग वादी बन गए हैं। क्या इससे मामले की जीत की संभावना बढ़ेगी? अभी लिम्यू ने मेलिंग पर धोखाधड़ी का मुकदमा किया है। अदालत को लगता है कि दोनों मामलों के बीच मजबूत संबंध है। दोनों मामलों को एक साथ सुनवाई की जाएगी। दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति बदली है। मेलिंग अब प्रतिवादी बन गई है, लेकिन मामला अब तक सही मायने में शुरू हुआ है। अब फिर से सुनवाई शुरू होगी। लोगों की पहचान की पुष्टि की जाएगी। वादी ली बाओलियांग, वादी वकील लिम्यू, क्या पहचान की जानकारी सही है? सही है। प्रतिवादी मेलिंग, प्रतिवादी वकील यांगली, क्या पहचान की जानकारी सही है? सही है। पहचान की जानकारी की पुष्टि हो गई है। अब मामले का कारण घोषित किया जाएगा। यह मामला वादी पक्ष ली बाओलियांग द्वारा प्रतिवादी पक्ष मेलिंग पर आरोप लगाया गया है। प्रतिवादी पक्ष ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी की है। वादी पक्ष की संपत्ति और संपत्ति हड़पने की कोशिश की है। क्या वादी पक्ष सही है? लिम्यू, चाहे किसी भी कारण से अपील करो, मुकदमा लड़ने के लिए सिर्फ बातें करना काम नहीं आएगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम संबंधित कानूनी आधार नहीं दे सकते तो यह झूठा आरोप होगा। तुम्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। तो फिर प्रतिवादी पक्ष के वकील को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा पक्ष मेलिंग पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है। मामले का कारण सही है। वादी कृपया तथ्य और कारण बताएं, साथ ही अपील की मांग करें। हमारी पहली अपील की मांग है। रुको, सच में अहंकारी हो गए हो? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक पेशेवर वकील क्या होता है। प्रतिवादी के वकील,
क्या समस्या है? माननीय न्यायाधीश, हम लिन्यू की अपील को खारिज करने का अनुरोध करते हैं। उसके पास वादी के वकील बनने की योग्यता ही नहीं है। हाँ, लिन्यू सिर्फ एक फर्स्ट ईयर का छात्र है। वादी का वकील? क्या उसने वकील की परीक्षा पास की है? क्या वह योग्य है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 13 के अनुसार बचाव पक्ष के लिए आवेदन करना और स्वयं बचाव करना, ये सब बुनियादी बातें हैं। मुकदमेबाजी के अधिकार, जिसके लिए वकील की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है। हाँ, हमने स्वयं बचाव करने का आवेदन कर दिया है। लिम्यू के पास वादी का वकील बनने की योग्यता क्यों नहीं है? लिम्यू, मैं सिर्फ यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास वकील की परीक्षा पास करने का प्रमाण नहीं है। तुम एक फर्स्ट ईयर के छात्र हो, तुमने तो आपराधिक कानून भी नहीं पढ़ा है। लेकिन यह भी तुम्हारे लिए यह कारण नहीं बन सकता कि अदालत में कानून की धाराओं को गलत बताओ। यह नहीं हो सकता। यह ली वकील, अदालत की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और कानून की धाराएं गलत बता रहा है। भाई, हम नहीं करेंगे। शांति से देखते रहो। प्रतिवादी के वकील, जल्दी से आवेदन का कारण बताओ। आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 33 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, प्रतिवादी बचाव पक्ष के लिए आवेदन कर सकता है या स्वयं बचाव कर सकता है। और लिम्यू ने जो धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है वह आपराधिक मामला है, जिसे पुलिस द्वारा सार्वजनिक अभियोजन के लिए आवेदन करना चाहिए, न कि उसके द्वारा कहा गया स्वयं अभियोजन और स्वयं बचाव। लुओ शिक्षक, प्रतिवादी के वकील कह रहे हैं कि लिम्यू के पास अदालत की कार्यवाही में भाग लेने की योग्यता नहीं है। क्या यह सच है? वकील की परीक्षा पास करने की न्यूनतम आवश्यकता स्नातक की डिग्री है और लिम्यू सिर्फ एक फर्स्ट ईयर का छात्र है। उसके पास वकील की परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। और आपराधिक मामलों में आमतौर पर सार्वजनिक अभियोजन न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। आम नागरिक स्वयं अभियोजन नहीं कर सकते। तो ऐसा कहा जा सकता है कि लिम्यू के पास अदालत की कार्यवाही में भाग लेने की योग्यता नहीं है। सामान्य स्थिति में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियां भी होती है। हम अभी और देखते हैं। भाई, वे जो कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं हो सकता? क्या हमारे पास अपील करने की योग्यता भी नहीं है? योग्यता तो है। धोखाधड़ी के मामले में सिद्धांत रूप में स्वयं अभियोजन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक विशेष स्थिति भी होती है। पहली, पुलिस द्वारा मामला दर्ज न करने का नोटिस जारी किया जाए। दूसरी, यह साबित करने के लिए सबूत हो कि संदिग्ध ने धोखाधड़ी की है। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो सीधे अदालत में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यह संभव नहीं है। अगर धोखाधड़ी के सबूत हैं, तो पुलिस मामला दर्ज क्यों नहीं करेगी? यह असंभव नहीं है माननीय न्यायाधीश। ये दोनों दस्तावेज इस पीले फाइल में हैं। सबूत पूरे हैं, स्वयं मुकदमा चलाने की शर्तें पूरी होती हैं, वादी पक्ष को स्वयं मुकदमा चलाने की अनुमति है। यांग वकील, यह क्या हो रहा है? कैसे लीमू को स्वयं मुकदमा चलाने दिया जा रहा है? घबराओ मत, बस अभी मैंने कुछ छोटी चालें चली थी। अगर लीमू समझदार है तो वह मुश्किल देखकर पीछे हट जाएगा। क्योंकि वह समझदारी नहीं दिखा रहा, जिद कर रहा है मुकदमा चलाने की, तो फिर मुझे माफ करना, मैं सच में उसे अंदर डाल दूंगा। ठीक है, यांग वकील को अंदर डालना ठीक है। हम औरतें पहले से ही बेचारी होती हैं। यह सारी संपत्ति वैसे भी मेरी हक की थी। यह सब देना नहीं चाहते, यह तो इंसान ही नहीं है। अब औपचारिक रूप से सुनवाई शुरू होती है। वादी तथ्य और कारण तथा अपील की मांगे रखे। माननीय न्यायाधीश, हमारी पहली अपील की मांग है। प्रतिवादी माइलिंग ने बहकाकर पीओए आदि तरीकों से 3 साल के दौरान ली बाओलियांग की संपत्ति का लगातार हस्तांतरण किया। रकम लाखों में है, जो धोखाधड़ी के अपराध की सजा की शर्तों को पूरी तरह से पूरा कर रहा है। हम माइलिंग के लिए सख्त और कड़ी 10 साल या उससे अधिक की कैद की सजा की मांग करते हैं। ली बाओलियांग, क्या तुम्हें दिमाग खराब हो गया है? मैं तुमसे 3 साल से शादी कर रही हूँ। तुम सच में धोखाधड़ी का अपराध लगाकर मुझ पर केस कर रहे हो और मुझे 10 साल जेल में डालना चाहते हो? तुमने मुझे ट्रांसफर करने के लिए बहकाया, मुझे हस्ताक्षर करने के लिए बहकाया। तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं पहले से ही 3 साल से शादीशुदा हूँ। शांति बनाए रखें। माननीय न्यायाधीश, वादी के वकील, पहली अपील की मांग ही नहीं बनती। आमतौर पर शादी की धोखाधड़ी की अवधि 1 महीने से ज्यादा नहीं होती। और ली बाओलियांग और माइलिंग पहले से ही 3 साल से शादीशुदा हैं। क्या इतने लंबे समय तक शादी की धोखाधड़ी होती है? वादी के वकील, क्या आपको यकीन है कि आपकी सभी मांगे उनके संगत सबूत है? अगर सबूत नहीं है, तो यह झूठी गवाही है और इसकी कानूनी जिम्मेदारी होगी। मुझे यकीन है। आजकल लॉ स्कूल के छात्रों का स्तर सच में एक से एक बढ़कर आ रहा है। यकीन है कि खुद को अंदर डालवाने का ध्यान मत दो। वे बस हमें धोखाधड़ी के मामले में बहस करने के लिए मोड़ना चाहते हैं ताकि हम भूल जाएं अपना मकसद। यांग वकील, आप चिंता न करें। आज मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ली बाओलियांग को खाली हाथ घर से निकालना। वादी के वकील जारी रखें। दूसरी, माइलिंग पक्ष के विरुद्ध ली बाओलियांग के साथ धोखाधड़ी के व्यवहार के लिए, जिसने ली बाओलियांग को गंभीर मानसिक क्षति पहुंचाई है, हम शादी की रिश्ता खत्म करने की मांग करते हैं। और माइलिंग से वर्षों से ली बाओलियांग का पैसा और संपत्ति का नुकसान और संपत्ति का नुकसान। अच्छा, ये औरत ने एक पैसा भी नहीं कमाया है। क्या उसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? अपनी सास को भी कोर्ट में ले आई है, अपने पति की जिंदगी या मौत के बारे में भी पता नहीं है। क्या ऐसी पत्नी होती है? आजकल के मर्दों को बाहर पैसा कमाना पड़ता है और घर में पत्नी को खुश रखना पड़ता है। आखिरकार बच्चे भी अपने नहीं होते। कौन है असली कमजोर वर्ग? आजकल के मर्द अगर पैसा नहीं कमा सकते तो इंसान भी नहीं माने जाते।
पैसा कमाने से भी कुछ नहीं होता। तलाक को स्टार्टअप की तरह लेते हैं, तलाक होते ही तुरंत अमीर बन जाते हैं। पति, अगर हम तलाक ले लें तो क्या तुम भी मुझे खाली हाथ भेजोगे? तुम औरतें हमेशा यही सोचती हो। इतने सारे अगर कहाँ से आते हैं? मैं तुम्हें बता दूं, अगर हम तलाक ले लें तो तुम अकेले रह जाओगी, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम अकेले शराब पीना, खाना खाना, पैर धोना, मछली पकड़ना। पति, मैंने गलती कर दी, हम तलाक नहीं लेंगे। लाओ सोंग, मुझे पता था तुम ये लाइव देख रहे हो। लाओ दान, तुम यहां कैसे आ गए? तुम भी इस लाइव को फॉलो कर रहे हो। जब हमने ये शादी का कानून बनाया था तो बहुत सावधानी बरती थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसमें छेद ढूंढ लिया। अब शादी की दर नहीं बढ़ रही, लेकिन तलाक की दर लगातार बढ़ रही है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या समाज में कोई समस्या है या हमारे कानून बनाने में ही कोई गड़बड़ है? उम्मीद है ये केस हम पुराने लोगों को और इस समाज को एक अच्छा सबक देगा। ली बाओलियांग, मैंने तुमसे 3 साल शादी की और अंत में तुमने मुझे खाली हाथ भेज दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं पूरे देश की बहनों को दिखाऊंगी कि तुम लोग औरतों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। ली म्यू, सिर्फ 1 साल लॉ स्कूल में पढ़ने और कुछ किताबें पढ़ने से कोर्ट में केस नहीं लड़ा जा सकता। यह कोर्ट है, तुम्हारे शो के लिए जगह नहीं है। यांग वकील, इतना उत्तेजित न हो, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। तीसरा, प्रतिवादी मेलिंग शादी के बहाने ने ली बाओलियांग को धोखा दिया और ली बाओलियांग को भारी मानसिक नुकसान पहुंचाया। ली बाओलियांग की छवि और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाया। ली बाओलियांग की जवानी बर्बाद कर दी। हम अपने मुवक्किल को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग करते हैं। चौथा, हम माइलिंग से मांग करते हैं अपने 3 साल के पीओए व्यवहार के आधार पर ली बाओलियांग से सार्वजनिक माफी मांगे। सिर्फ खाली हाथ छोड़ना काफी नहीं है। एक औरत होकर इस आदमी को 20 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम वाकई ऐसी अपील करना चाहते हो? मुझे लगता है कि मेरी अपील में कोई समस्या नहीं है। महिला को पुरुष को जवानी का नुकसान भरने के लिए कहना, क्या तुम मजाक कर रहे हो? शायद यह यांग वकील के ज्ञान के दायरे से बाहर है। कानून में यह नहीं कहा गया है कि महिला पुरुष को मुआवजा नहीं दे सकती। जवानी का नुकसान। तुम्हारी हिम्मत तो काबिले तारीफ है, तुम मुकदमा कर सकते हो, लेकिन संबंधित तथ्यों को भी प्रस्तुत करना होगा या कानूनी व्याख्या अगर तुम प्रस्तुत नहीं कर सकते तो यह न्याय में बाधा डालने का अपराध है। गंभीर मामलों में 3 साल से अधिक की जेल की सजा हो सकती है। वादी के वकील, अदालत एक पवित्र स्थान है। हर किसी को अपने शब्दों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। क्या तुम निश्चित हैं? यही इस अंतिम सुनवाई की मांग है। मैं निश्चित हूँ। वादी के वकील, मुकदमे की अर्जी जमा कर दी गई है। अब कृपया प्रतिवादी पक्ष अपना जवाब और मुकदमे की अर्जी प्रस्तुत करें। यांग वकील, हमें कितनी संपत्ति मिलेगी? सब तुम पर निर्भर है, चिंता मत करो, तुम्हारी वो संपत्ति ली बाओलियांग ने स्वेच्छा से तुम्हें दी थी। यह मामला मेरे लिए अब तक का सबसे आसान मामला है। न्यायाधीश, हम प्रतिवादी पक्ष के रूप में निम्नलिखित मुकदमे की अर्जी करते हैं। पहला, वादी द्वारा प्रस्तुत विवाह धोखाधड़ी के आरोप के खिलाफ। हम इससे सहमत नहीं हैं। हमारे बीच 3 साल का विवाह था। यह धोखाधड़ी के गठन की शर्तों को पूरा नहीं करता। हम मांग करते हैं वादी की सभी मुकदमे की अर्जी को खारिज कर दिया जाए। दूसरा, ली बाओलियांग के खिलाफ हमारे आरोप के संबंध में यह दर्शाता है कि उन्होंने हमारे प्रति बुनियादी विवाह भावना खो दी है। पति पत्नी का रिश्ता टूट गया है, इसलिए हम ली बाओलियांग से विवाह संबंध तोड़ने की मांग करते हैं। तीसरा, हम पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति का विभाजन चाहते हैं और पति पत्नी की संयुक्त जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं। सुनो, ये धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है? क्या है? शांत रहें, कृपया वादी अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आवेश में मत आओ। दोस्त, तुम ली बाओलियांग को उत्तेजित कर सकती हो जितना वह असंयमित होगा। न्यायाधीश की उनके प्रति धारणा उतनी ही खराब होगी। यह हमारे मुकदमे में जीत के लिए फायदेमंद है। अच्छा, यह बेकार है। कुछ भी करने की क्षमता नहीं है और फिर भी मुझे खाली हाथ छोड़ना चाहता है। सपना देखो, प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत तीसरे बिंदु के लिए कौन से सामान्य संपत्ति और कौन से सामान्य ऋण हैं? विभाजित संपत्ति क्रमशः 128 वर्ग मीटर है, 130 वर्ग मीटर 3 संपत्ति और दोनों खातों में पति पत्नी की सामान्य संपत्ति। इसके अलावा हमारे पक्षकार मेलिंग ने इस परिवार के लिए 30 लाख का ऑनलाइन ऋण लिया है। हमारी मांग है ली बाओलियांग इस ऋण को साझा करें। 30 लाख? तुमने 30 लाख का ऑनलाइन ऋण भी लिया है? मैंने 30 लाख का ऑनलाइन ऋण कैसे लिया? यह हमारा सामान्य ऋण है। मैंने सभी खरीदारी की है। जीवन की आवश्यकताएं,
सभी हमारे परिवार के लिए खरीदी गई हैं। 3 साल हो गए। क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी चलाकर घर आया और फिर तुम्हारे कपड़े धोए और तुम्हारे लिए खाना बनाया? तुम्हें क्या अधिकार है कहने का कि तुमने ये सब परिवार के लिए खरीदा है चीजें? शांति। यदि दोनों पक्ष अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो सुनवाई रोक दी जाएगी। शांत होने के बाद फिर से शुरू करें। दोनों पक्षों के मुकदमे की अर्जी जमा हो चुकी है। यह वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष है। अपने द्वारा प्रस्तुत मुकदमे की अर्जी के लिए तथ्य जमा करने का चरण या कानूनी आधार का चरण। भाई क्या करूं? मैं अभी अस्पताल से छुट्टी हुआ हूं। मेरे पास सबूत इकट्ठा करने का समय नहीं था साबित करने के लिए कि वे धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोई सबूत नहीं है तो यह झूठा आरोप है। लिम्यू, मैं तुम पर पूरी तरह से कार्रवाई करूंगा। तुम जेल में बैठने के लिए तैयार रहो। लिम्यू, तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी पक्ष के लिए धोखाधड़ी वाले विवाह की स्थिति है। क्या कोई तथ्य है या कानूनी आधार? न्यायाधीश, संबंधित कानूनी आधार जमा करने से पहले मैं प्रतिवादी पक्ष मेलिंग से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। न्यायाधीश, यह पूरी तरह से सुनवाई प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। हमारी आशा है कि विपक्षी वकील के पास होगा। सुनवाई प्रक्रिया की बुनियादी समझ सुनवाई प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़े। क्या पूछे गए सवाल इस मामले से संबंधित हैं? न्यायाधीश, इस मामले से संबंधित है। अदालत की सुनवाई नियमों के अनुसार अनुरोध स्वीकृत है। वादी वकील प्रतिवादी पक्षकार से सवाल पूछ सकता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे कैसा लगता है कि लिम्यू की सभी मांगें न्यायाधीश ने मान ली हैं। चिंता मत करो, यह सिर्फ सामान्य है। सुनवाई प्रक्रिया, तुम यह मत भूलो कि हमारे पास जीत का तुरुका इक्का है। अभी तक नहीं निकला है। पहला सवाल मैं प्रतिवादी पक्ष मेलिंग से पूछना चाहता हूँ कि तुमने हमारे पक्षकार के साथ यानी लीबा ओलियांग के साथ शादी करने का उद्देश्य क्या था? यह कैसा सवाल है? क्या तुम यही पूछना चाहते हो? महत्वहीन प्रश्न। न्यायाधीश, विपक्षी वकील द्वारा उठाया गया प्रश्न निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। हम जवाब देने से इनकार करते हैं। यदि आगे के प्रश्न भी ऐसे ही हैं, तो यह सत्र भी समाप्त किया जा सकता है। लो शिक्षक, क्या मुकदमे के दौरान ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं भले ही शादी का उद्देश्य कुछ भी हो? माइलिंग वैसे भी सच्चाई नहीं बताएगी। सच्चाई यही है। इस मुकदमे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पक्षकार माइलिंग और ली बाओलियांग 3 साल से शादीशुदा है। वैवाहिक संबंध के लिहाज से 3 साल एक बहुत मजबूत वैवाहिक संबंध माना जा सकता है। शादी का उद्देश्य अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, या यूं कहें कि अब उसका निर्धारण करना मुश्किल है। सच कहूं तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ली मू ने यह प्रश्न क्यों उठाया। हमें आगे देखना चाहिए। वादी वकील, कृपया इस प्रश्न के महत्व की व्याख्या करें। यह मामले से कैसे संबंधित है? मेरा यह प्रश्न मामले से गहरा संबंध रखता है। अभी भी जिक्र कर रहे हो, हम जैसा चाहे वैसा जवाब देंगे। यह तो बस एक बात की बात है। मैं देखना चाहता हूँ कि लीमो, तुम कैसे सभी तलाक वकीलों को हल नहीं कर पाए? प्रश्नों को फूलों की तरह उगालोगे। इस पूछताछ का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि पक्षकार यानी माइलिंग शादी के समय की उसकी व्यक्तिगत मंशा क्या थी। यानी यह पूछताछ माइलिंग तुमसे ली बाओलियांग से शादी करते समय क्या तुम्हारा उद्देश्य धोखाधड़ी करना था? पक्षकार की व्यक्तिगत मंशा का पता लगाना मामले से संबंधित है। मुकदमे की पूछताछ की आवश्यकताओं के अनुरूप है। प्रतिवादी पक्षकार को जवाब देना होगा। वादी वकील द्वारा उठाया गया प्रश्न। कृपया प्रतिवादी पक्ष माइलिंग सीधे जवाब दें। क्या तुमने ली बाओलियांग से शादी की थी? क्या यह धोखाधड़ी के लिए था, उसके पैसे और घर के लिए? बिल्कुल नहीं। तुम्हें दिमाग की बीमारी है। तुम हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते। तुम हम महिलाओं को क्या समझते हो? क्या? तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? बिल्कुल प्यार के लिए। मैंने ली बाओलियांग से प्यार के कारण शादी की। प्यार के कारण ही उससे शादी की। हम लड़कियां बहुत पवित्र होती हैं। यह हर महिला का शादी का एकमात्र मानक है। प्यार? बहुत अच्छा। मैं न्यायाधीश से अनुरोध करता हूं कि वे देखें हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई पहली सामग्री। मेरे वकील के अनुसार, ली बाओलियांग के विवरण के अनुसार और मेरी जांच से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ली बाओलियांग से शादी करने से पहले आपके 5 बॉयफ्रेंड थे। इस बारे में क्या आप इसे स्वीकार करती हैं? हाँ, 5 थे, लेकिन 5 होने से क्या फर्क पड़ता है? आप मैं सही जीवन साथी की तलाश में थी। हम लड़कियों को प्यार करना गैरकानूनी है क्या? क्या हम लड़कियों को प्यार करने का अधिकार नहीं है? बहुत अच्छा। जांच के अनुसार ली बाओलियांग से मिलने से पहले आप अपने पूर्व बॉयफ्रेंड के साथ गहरे प्यार में थी। यहां तक कि आपकी सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन ली बाओलियांग से मिलने के बाद आपने अपने पूर्व नहीं, असल में उसे अपना मंगेतर कहना चाहिए, को तेजी से छोड़ दिया। आपने अपने मंगेतर को छोड़ दिया और पागलों की तरह ली बाओलियांग का घर नहीं।
क्या आपको लगता है कि आपने सही जीवन साथी ढूंढ लिया है? बिल्कुल, ली बाओलियांग ही सबसे उपयुक्त जीवन साथी है। हम महिलाएं स्वतंत्र हैं। हमें कभी भी रिश्ता तोड़ने का अधिकार है। क्या रिश्ता तोड़ना गैरकानूनी है? उस समय ली बाओलियांग के घर में बस विस्थापन हुआ था और उन्हें 3 घर मिले थे। आपने तुरंत अपने मंगेतर को छोड़ दिया और ली बाओलियांग के साथ रहने लगी। क्या हम यह मान सकते हैं कि आप केवल घर के लिए उनके साथ थी? आपके असली मानक क्या हैं? क्या है आपके मानक? यह मानक घबराए नहीं, सामान्य जवाब दें। क्या घर वगैरह की बात है? मुझे नहीं पता। मैंने प्यार के लिए ली बाओलियांग का पीछा किया। उसमें क्या गलत है? आप कैसे मान सकते हैं कि मेरी और ली बाओलियांग की शादी बिना प्यार के है? आप ऐसा क्यों मानते हैं? निश्चित रूप से इसका कारण है। यह आपके पूर्व बॉयफ्रेंड का बयान है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपने उसके साथ अलग होने का कारण यह बताया कि वह बिंघाई में बसने की क्षमता नहीं रखता था। यह आपकी उस समय की वित्तीय स्थिति है। हर महीने की आय 3000 रुपए जो हर महीने खत्म हो जाती थी, और आपको हुआवेई पर निर्भर रहना पड़ता था, जो दर्शाता है कि आप भी बिंघाई में बसने की क्षमता नहीं रखती थी। मैं क्या करूं? आप असल में क्या पूछना चाहते हैं? मेलिंग, क्या आप अपने पूर्व बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी? बिल्कुल, मैं हर बॉयफ्रेंड के साथ सिर्फ प्यार की वजह से रही हूँ। वह भी तो प्यार था। तुम अचानक क्यों नहीं प्यार करते? तेरा एक्स बॉयफ्रेंड ली बाओलियांग को प्यार करने आया। उन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, वह है ली बाओलियांग। बिंघाई में 3 फ्लैट हैं। क्या हम मान सकते हैं तुम सिर्फ इसलिए प्यार करती हो क्योंकि ली बाओलियांग के बिंघाई में 3 फ्लैट हैं? तुम्हें तो बस ली बाओलियांग के फ्लैट चाहिए। मैं जज साहब, विपक्षी वकील इस तरह के लहजे में बार बार पूछताछ कर रहे हैं। हमारे मुवक्किल को सोचने का भी वक्त नहीं दे रहे। यह तो बिल्कुल हमारे मुवक्किल को डरा धमका कर बयान दिलवाने जैसा है। पिछला सवाल सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था। डराने धमकाने किस तरह नहीं होता? वादी पक्ष के वकील को किस बात पूछे? अपने भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। जी जज साहब। प्रतिवादी पक्ष की माइलिंग, कृपया जवाब दें। क्या एक्स बॉयफ्रेंड को छोड़कर ली बाओलियांग के पीछे भागने में ली बाओलियांग के बिंघाई के विस्थापित परिवार से होने का कोई कारण था? नहीं, मैं ली बाओलियांग के साथ हूँ सिर्फ प्यार की वजह से, किसी फ्लैट की वजह से नहीं। माइलिंग, मैंने तुमसे शादी की, 3 साल साथ रहे। तुमने मेरे लिए एक बार भी खाना नहीं बनाया, एक बार भी कपड़े नहीं धोए, बल्कि तुम्हारे साथ सोने के लिए भी तुमने मुझसे क्यूआर स्कैन करवाया 500 रुपए बार, और तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो। कितनी घिनौनी हो तुम। क्या हुआ? क्या सिर्फ शुद्ध आत्मिक प्रेम नहीं हो सकता? क्या हम औरतों की शादी सिर्फ मर्दों के लिए कपड़े धोने, खाना बनाने और बच्चे पैदा करने के लिए होती है? क्या सिर्फ यही प्यार है? मैं तुम्हारे लिए हर महीने की सारी तनख्वाह तुझे दे देता था। मैं सिगरेट एक एक करके ही खरीद पाता था। मुझे प्यास लगती थी तो पानी की बोतल नहीं खरीद सकता था, टॉयलेट जाकर नल का पानी पीता था। तुम कहती हो प्यार करती हो, कहाँ है वो प्यार? तुम एक भी चीज बता सकती हो? जज साहब, हर जोड़े में प्यार जताने का तरीका अलग होता है। कानून में कोई मानक नहीं है कि औरत को क्या करना चाहिए तभी वो अपने पति से प्यार करती है। मेरी राय में इस वक्त इन बातों पर चर्चा करना बेमतलब है। वैसे भी विपक्षी वकील ने हमारे मुवक्किल से कई बार पूछ चुके हैं। अगर वो अब भी पूछते रहे तो यह सिर्फ सुनवाई को टालने जैसा होगा। वादी पक्ष के वकील, अगर आपके सवाल अभी भी सिर्फ नैतिक तर्कों के स्तर पर ही हैं, इसके लिए कोई और कानूनी आधार नहीं है, तो मैं यह सवाल बंद कर रहा हूँ। प्यार के लिए कानूनी आधार चाहिए? यह सचमुच हास्यास्पद है। बिल्कुल, और भी मजबूत कानूनी आधार है। माननीय न्यायाधीश, यह मेरा मुवक्किल है, ली बाओलियांग और प्रतिवादी पक्ष के मुकदमेदार माइलिंग के डेटिंग और शादी के बाद के सभी खर्च के रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड दर्शाते हैं। माइलिंग ने शादी से पहले मेरे मुवक्किल के साथ वित्तीय संबंध में सिस्टम अपनाया, पर शादी के बाद पूरी तरह से मांगने वाला सिस्टम बन गया। उसे कैसे मिले मेरे सारे खर्च के रिकॉर्ड? यांग वकील, क्या यह सुनवाई के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा? तुम दोनों का सारा खर्च ली बाओलियांग ने उठाया जब तक वह राजी है। लीमू को उसके खर्च रिकॉर्ड प्राप्त करना आसान था। यह तो किसी वकील का बुनियादी तरीका है। मेरे मुवक्किल की ओर से शादी के बाद के सभी खर्च संयुक्त संपत्ति से हुए। ये पति पत्नी के संयुक्त पैसे थे। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। हाँ, मैंने हमारे संयुक्त पैसे खर्च किए। जल्दी मत करो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। प्रतिवादी माइलिंग के 2 भाई हैं। एक ने सिर्फ जूनियर हाई पास की, घर पर पल रहा। दूसरा ग्रेजुएट होकर 3 साल से बेरोजगार। जबकि माइलिंग ने किराए के बहाने ली बाओलियांग की एक प्रॉपर्टी अपने भाइयों को दी, पर कभी किराया नहीं लिया, बल्कि हर महीने अपने भाइयों और माता पिता को 15,000 रुपए देती थी। यह सीधा उल्लंघन है ली बाओलियांग की संयुक्त संपत्ति का। ली बाओलियांग माइलिंग द्वारा संयुक्त संपत्ति से अपने माता पिता को दिया गया धन क्या आपने स्वीकृति दी थी? मानिए, मुझे कुछ नहीं पता था। तलाक न हुआ होता,
मुझे पता भी न चलता कि उसने मेरी सारी सैलरी अपने माता पिता को ट्रांसफर कर दी। एक पैसा नहीं बचा। यह कृत्यवादी ली बाओलियांग की संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। यार, जीत गए? क्या हम जीतने वाले हैं? माननीय न्यायाधीश, इस आधार पर हम वादी पक्ष के अवैध संपत्ति हस्तांतरण के आरोप को खारिज करने की मांग करते हैं। वादी वकील, क्या आप प्रतिवादी के इस तर्क को स्वीकार करते हैं? बिल्कुल स्वीकार है। भाई, हम उन्हें पहले ही क्यों तर्क करने दे रहे हैं? कानूनी तर्क तो वैसे भी टाला नहीं जा सकता। जल्दी या बाद में तर्क एक जैसा ही है। जल्दी मान जाना बेहतर है। जज के सामने अच्छी छवि बनाने की कोशिश करो। माननीय न्यायाधीश, इस सुनवाई में संबंधित सबूत पेश करते समय ट्रांसफर स्क्रीनशॉट है और 3 प्रॉपर्टीज भी हैं। उसका स्वैच्छिक ट्रांसफर समझौता, जैसा कि सुनवाई में कहा गया। हमारा मुवक्किल मेलिंग और ली बाओलियांग की शादी के बाद ली बाओलियांग वास्तव में करता था हर महीने अपनी सैलरी जमा करना, लेकिन उसके हर ट्रांसफर में वह जोड़ता था स्वैच्छिक ट्रांसफर। ये 4 शब्द, ये तीनों प्रॉपर्टीज भी उसने खुद ही समझौते पर साइन की, जो दर्शाता है कि वह बिना शर्त हमारे मुवक्किल मेलिंग को देने को तैयार था। इसलिए अवैध रूप से संपत्ति हस्तांतरण या संपत्ति का उल्लंघन जैसा कोई मामला ही नहीं बनता। ली बाओलियांग वास्तव में करता था हर महीने अपनी सैलरी जमा करना। लो सर, पति के पैसे अपने माता पिता को ट्रांसफर करना, ऐसा व्यवहार क्या वास्तव में उल्लंघन करता है? पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति, अगर पति की सहमति के बिना दोनों की संयुक्त संपत्ति माता पिता को ट्रांसफर कर दी जाए, यह संपत्ति का उल्लंघन है, 100% गैर कानूनी कार्य। लेकिन इस मामले की समस्या, मुख्य बात यह है कि ली बाओलियांग का हर ट्रांसफर स्वैच्छिक ट्रांसफर भेजता था, जो दर्शाता है वो खुशी से पैसा मेलिंग को दे रहा था। ये ली बाओलियांग के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो फिर क्यों ली बाओलियांग सैलरी जमा करते समय हमेशा स्वैच्छिक ट्रांसफर जोड़ता था? क्या कोई उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा था? ये तो उन दोनों पति पत्नी का व्यक्तिगत व्यवहार है। बस इतना कहा जा सकता है, एक मारना चाहता था, एक मरना चाहता था। लेकिन ये सबूत लिम्यू और ली बाओलियांग के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो रहा है। सच कहूं तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है इतने मजबूत सबूत को खारिज करने का। इन स्वैच्छिक ट्रांसफर जानकारियों के बारे में वादी पक्ष का कुछ सवाल है? मैं हर बार सैलरी मिलते ही अगर स्वैच्छिक ट्रांसफर ये 4 शब्द नहीं लिखता, तो मेलिंग कहती कि मैं उसे प्यार नहीं करता, कहती कि मैं उस पर शक करता हूं, घर में भी नहीं घुसने देती। मैं वास्तव में मजबूर था। और ये 3 प्रॉपर्टीज के स्वैच्छिक दान समझौते, जब से मैंने उससे शादी की है, वो रोज मुझसे लड़ती है। मेरे घर की 3 प्रॉपर्टीज में उसका नाम नहीं जोड़ा गया तो उसे सुरक्षा का एहसास नहीं होगा और वो मेरे बच्चे नहीं पैदा करेगी। मैं उसके दबाव में आ गया हूँ। मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैंने अपनी माँ से कहा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे। क्या हुआ? हम लड़कियां अपने लिए थोड़ी सुरक्षा की मांग कर रही हैं, इसमें क्या बुराई है? आजकल के समाज में देखो, बिना दहेज और बिना घर के कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी, तुम्हारे बच्चे पैदा करेगी? सुरक्षा ट्रांसफर होते ही तुमने तलाक ले लिया, इसका तुम क्या जवाब दोगे? क्या हुआ? मैं तलाक ले रही हूँ। किसने कहा है कि तलाक लेने के लिए समय चाहिए? अगर तुम्हें लगता है तो कानून से मुझे सजा दिलवाओ। चुप रहो। ली बाओलियांग, सीधे मेरे सवाल का जवाब दो। प्रॉपर्टी के स्वैच्छिक ट्रांसफर एग्रीमेंट के बारे में बताओ। जज साहब, मेलिंग ने मुझसे तलाक की बात की। मैं उसे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो मुझसे इस एग्रीमेंट पर साइन करवाने पर अड़ी रही। ये स्वैच्छिक ट्रांसफर एग्रीमेंट। प्लेंटिफ, ध्यान दें, आप एक वयस्क हैं। आपको अपने शब्दों और कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे क्लाइंट ने किसी भी तरह की बाहरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, आपकी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन नहीं किया। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि हमारे क्लाइंट ने आपको साइन करने के लिए मजबूर किया? ली बाओलियांग, क्या मैंने तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखा था? क्या मैंने तुम्हें साइन करने के लिए मजबूर किया था? तुम अगर तुम्हें लगता है तो कानून से मुझे सजा दिलवाओ। लो सर, ऐसे मामले में कानूनी व्याख्या क्या है? हम मानवीय इरादों की खोज नहीं करेंगे, सिर्फ वास्तविक तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। ली बाओलियांग का हर ट्रांसफर उसकी स्वेच्छा से हुआ था। ऐसे मामले में अवैध संपत्ति ट्रांसफर या पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति का अतिक्रमण ये साबित नहीं हो सकता। लो सर, क्या आप इतने आश्वस्त हैं? मैं एक सरल उदाहरण देता हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। कल मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर किए। आज हम झगड़ा कर लेते हैं और मैं कहता हूं कि कल मैंने स्वेच्छा से नहीं किया। तो कल क्या मैंने वास्तव में स्वेच्छा से किया था? ये शायद केवल पक्षकार ही जानता है। हाँ, इसलिए इंसान के पीछे के मनोवैज्ञानिक तर्क केवल पक्षकार ही जानता है। हम उसकी खोज नहीं कर सकते। लेकिन तथ्य यह है कि मैंने खुशी खुशी तुम्हें यह पैसा ट्रांसफर किया, इसलिए अवैध संपत्ति ट्रांसफर का अपराध नहीं बनता। तो लुओ सर, लिम्यू द्वारा दायर धोखाधड़ी का मामला क्या यह भी नहीं बनता?
मेलिंग का ये व्यवहार नैतिक रूप से पूरी तरह से धोखाधड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कानूनी रूप से उसका हर काम कानून की सीमा पर चलता है। अगर मुझे पहले से नहीं पता होता कि वो मिडिल स्कूल ग्रेजुएट है तो मैं सोचता कि वो लॉ स्कूल की टॉप स्टूडेंट है। तो क्या लिम्यू की जीत की उम्मीद कम हो गई है? अगर ठोस सबूत नहीं मिलते तो लिम्यू न केवल केस हार जाएगा बल्कि ली बाओलियांग को शायद खाली हाथ छोड़ना पड़ेगा। खर्च के बिल सामान्य प्रेम और शादी के खर्च हैं। ट्रांसफर रिकॉर्ड और समझौता स्वैच्छिक दान है। यह सीधे साबित नहीं करता कि प्रतिवादी मेलिंग ने ली बाओलियांग को धोखा दिया है। साबित नहीं होता। सुना क्या? यह पैसा मेरा हक है। किसने कहा मैंने धोखा दिया? मैंने पहले ही कहा था, अगर मेरे कहने के मुताबिक चलोगे तो हम नहीं हारेंगे। कानून का अस्तित्व हम महिलाओं जैसे कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने के लिए है। साबित नहीं होता। मैं खुद ही बेवकूफ हूं। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, मेरी गलती है। कानून कमजोर वर्ग के लिए एक मजबूत कानूनी ढाल प्रदान करता है, लेकिन हर कोई कानून के सामने बराबर है। कानून किसी भी कानूनी दलाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम कह रहे हो मैं कानूनी दलाल हूं? दंड संहिता धारा 246 के अनुसार गंभीर मामलों में 3 साल तक की सजा हो सकती है। शांति बनाए रखें। प्रतिवादी पक्ष, आप ली बाओलियांग से तलाक क्यों लेना चाहते हैं? कारण बताएं। मैं और ली बाओलियांग के बीच प्यार खत्म हो गया है। विस्तार से बताएं, ऐसा क्या हुआ जिससे प्यार खत्म हो गया? जज साहब, वादी पक्ष ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है जो तलाक के कारण से सीधे जुड़ा नहीं है। हमारा मानना है कि यह सवाल बेमानी है। क्या आपने खुद नहीं कहा था कि प्यार की वजह से शादी हुई थी? तो अब प्यार नहीं है तो कारण तो बताना पड़ेगा। यह सवाल मनोवैज्ञानिक इरादे, तथ्यों को छिपाने या गढ़ने और शादी में व्यवहार से जुड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रतिवादी को जवाब देना चाहिए। भाई, जज साहब का यह सवाल क्या महत्वपूर्ण है? क्या हमारी उम्मीद बची है? बहुत महत्वपूर्ण है। यह सवाल मनोवैज्ञानिक इरादे से जुड़ा है, तथ्यों को छिपाने या गढ़ने से। लो सर, क्यों सभी जज साहब के सवाल पर इस समस्या की प्रतिक्रिया इतनी बड़ी है कि हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। ये समस्या, तलाक का मामला, चाहे किसी ने भी पहले क्यों न दायर किया हो, वास्तव में एक जैसा है। और शादी धोखाधड़ी के अपराध को निर्धारित करने के लिए कानून में 5 मानक है, जिनमें संपत्ति का स्वामित्व शामिल है, सबूत का समर्थन और जस्टिस ने जो 3 बिंदु बताए हैं। लेकिन संपत्ति के स्वामित्व का मुद्दा पिछली सुनवाई में क्या ये पहले ही नहीं खंडन किया गया था? हाँ, जब सुनवाई गतिरोध में थी तब जस्टिस ने ये मुद्दा उठाया, जिसमें शादी धोखाधड़ी के अपराध के शेष 3 बिंदु, यहां तक कि 4 बिंदु शामिल है। यह कहा जा सकता है कि ये एक बहुत ही सही मुद्दा है जो इस जस्टिस की पेशेवर विशेषज्ञता को दर्शाता है। उनका अनुभव, उनकी जिम्मेदारी, किसी के पक्ष में नहीं झुकना। वास्तव में ये एक उत्कृष्ट जस्टिस है। प्यार न होने के कारण बहुत हैं। पहला कारण है, ली बाओलियांग ने मुझे भावनात्मक हिंसा दी। मैंने तुम्हें भावनात्मक हिंसा दी? जब मैं घर आता हूँ, अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं भेजता, तुम मुझे घर में प्रवेश भी नहीं देती। मैंने नहीं कहा कि तुमने मुझे भावनात्मक हिंसा दी, लेकिन तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो। मैं तुम्हारे बारे में क्यों नहीं कह सकता? जस्टिस, आपको पता नहीं है, ली बाओलियांग एक ट्रक ड्राइवर है और वह एक बार में 15 दिन के लिए बाहर रहता है। कभी कभी तो 2 महीने तक घर नहीं आता। क्या इसे भावनात्मक हिंसा कहा जा सकता है? ये औरत बहुत ही चालाक है। सुनवाई शुरू होते ही पुरुष की कमाई को लेकर शिकायत करती है, उसे नाकाबिल लगाती है, अब पैसे कमाने के लिए घर न आने की शिकायत करती है। कैसे वो हर बात कह देती है। देखो ना, 100 वर्ग मीटर के घर में मुफ्त रहती है, फिर भी वो डरी हुई है। क्या वो और भी बेशर्म हो सकती है? मुझे अकेला छोड़ देती है, खाली घर में, 100 वर्ग मीटर के कमरे में। कौन नहीं देख सकता कि ये औरत इस घर के लिए ही आई है। ये सब भावनात्मक हिंसा, प्यार न होने के बहाने, इतने सारे बहाने। तुमने कहा मैं नाकाबिल हूं, तुमने कहा मैं पैसे नहीं कमाता, अब तुम कहती हो मैं भावनात्मक हिंसा करता हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता। अच्छी बुरी सभी बातें तुम ही कहती हो। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। मेरी वो दोस्तें जिनके पास नामी ब्रांड के बैग हैं, उनके पति उन्हें रोज घूमने ले जाते हैं। तुमने मुझे क्या खरीद कर दिया है? मैं भी बहादुर बनना चाहती हूँ, पहले दुनिया का आनंद लेना चाहती हूँ, एक सुंदर और सजीव लड़की बनना चाहती हूँ। काम और जीवन को कैसे संतुलित करें, यह हर वयस्क का अनिवार्य पाठ्यक्रम है, लेकिन यह तुम्हारे हम पर आरोप लगाने का कारण नहीं है। जस्टिस, हमारा मानना है कि पक्षकारों की शादी आज इस मोड़ पर पूरी तरह से ली बाओलियांग के कारण है। मैं हर महीने अपनी सारी तनख्वाह दे देता हूँ, खुद के लिए एक पैसा भी नहीं रखता। मुझे खर्च करने की हिम्मत नहीं है। मेरे अंडरवियर में छेद हो गए हैं। देखो,
आखिरकार बात इस हालत में पहुंच गई। बल्कि सारी गलती मेरी ही है ना? चुप रहो। अब से बिना मेरे पूछे बीच में न बोलें, नहीं तो सुनवाई स्थगित कर दी जाएगी। प्रतिवादी, कोई और कारण है? हाँ, जरूर है। वो है ली बाओलियांग की माँ, ली ज्यूकिन। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी बहू नहीं समझा। उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। तुम झूठ बोल रही हो। हमारे नए घर का दरवाजा मेरी माँ को अंदर नहीं आने दिया। वो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकती है? ली ज्यूकिन मौजूद है? हाँ, मैं हूँ। क्या आप गवाह के रूप में पेश होना चाहेंगी? मैं तैयार हूँ। ठीक है, गवाह ली ज्यूकिन को लाएं। अब पहचान की पुष्टि करें। ली ज्यूकिन, पहचान जानकारी 331250। क्या ये आप है? हाँ, मैं हूँ। प्रतिवादी पक्ष, क्या यह आपकी सास ली ज्यूकिन है? जी हाँ, माननीय न्यायाधीश, यही बूढ़ी है। बेकार की बात मत करो। विस्तार से बताएं, ली ज्यूकिन ने कैसे आपके साथ दुर्व्यवहार किया? उन्होंने पानी में भीगे कपड़े मेरे बिस्तर पर फेंके। आओ, अंदर आओ। दोस्त, आज तुम मुझे बाल बनाने वाली दुकान पर ले जाओ। वो दुकान सच में सस्ती है, एक बार सिर्फ 3000 रुपए। बिल्कुल, हम औरतों को खुद में निवेश करना चाहिए, अपनी कीमत बढ़ानी चाहिए। चलो यहाँ खाते हैं। तुमने मुझे डरा दिया। गूंगी हो गई हो क्या? घर पर बिल्कुल नहीं बोलती। बूढ़ी, तुमने यह क्या बनाया है? आज मैंने तुम्हें अपनी दोस्त के लिए खाना बनाने बुलाया है। यहाँ खाने के लिए नहीं। मछली कहाँ है? झींगा कहाँ है? मांस कहाँ है? तुम मेरी दोस्त को क्या खिला रही हो? क्या उसका अपना घर नहीं है? रोज हमारे घर खाने आती है। एक खाना तुम्हें गरीब कर देगा क्या? शर्मनाक चीज। नहीं खाएंगे? एर हम ऑर्डर करते हैं। ली ज्यूकिन, अंदर आओ। क्या ये गीले कपड़े तुमने मेरे बिस्तर पर रखे हैं? ली ज्यूकिन, अंदर आओ। क्या हुआ? देखो, क्या इसमें सोया जा सकता है? क्या ये गीले कपड़े तुमने मेरे बिस्तर पर रखे हैं? मैंने रखे हैं, तो क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारे बेटे के कपड़े तो तुम धो देती हो, मेरे कपड़े तुम इस बिस्तर पर रख देती हो और रखती हो मेरे सोने वाली तरफ। तुम्हारा क्या मतलब है? अपना काम खुद करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया? तुम अच्छा, ली ज्यूकिन, तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। अब तुम रोगी। इस राष्ट्रीय लाइव प्रसारण में मैं देश की सभी बहनों से पूछना चाहती हूँ, ऐसी सास और ऐसा अपमान सहने के बाद तुम तलाक लोगी क्या? जज साहब, प्रतिवादी पक्ष का यह व्यवहार पारिवारिक हिंसा है, वो भी बेहद गंभीर किस्म की। यह हमारे मुवक्किल के तलाक का पूरा आधार बनता है। नहीं, ये झूठे आरोप है। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। जज साहब, यह शुद्ध रूप से पारिवारिक हिंसा है। यह पूरी तरह से मानसिक अत्याचार है। हम आवेदन करते हैं कि संपत्ति विभाजन में इन कारकों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए और हमारे मुवक्किल को आवश्यक आर्थिक मुआवजा दिया जाए। सही कहा। अगर ये न होती तो मैं तलाक ही क्यों लेती? दुनिया की हर सास बहू को तंग करती है। इन्हीं की वजह से मेरी शादी टूटी है। मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ली ज्यूकिन, तुम्हारा यह सब करने का मकसद क्या था? क्या सिर्फ सास बहू के झगड़े तक सीमित है? उन्होंने खुद अपने कृत्य स्वीकार कर लिए हैं, चाहे पीछे कोई मंशा क्यों न रही हो। पारिवारिक हिंसा का तथ्य तो स्थापित हो ही चुका है। अब इसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या अदालत का उद्देश्य कानून का सही अनुपालन सुनिश्चित करना, तथ्यों की जांच करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना नहीं है? आज का यह राष्ट्रव्यापी लाइव ट्रायल क्या इसलिए नहीं है कि हर नागरिक को किसी मामले के पीछे की प्रक्रिया और परिणाम देखने को मिले, ताकि शिक्षा और कानून की समझ बढ़े? अगर हम हर तथ्य के पीछे के कारण नहीं जानेंगे तो फिर आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? न्याय? जज साहब, तथ्य इतने स्पष्ट होने के बाद भी विपक्षी वकील बार बार सुनवाई में बाधा डाल रहा है। उनके पास कोई वास्तविक कानूनी आधार नहीं है। यह हमारे मुवक्किल पर झूठे आरोप हैं। मैंने सुना था कि मेलिंग आपकी क्लासेस ले रही थी। वो मेरे बेटे को तलाक देकर घर से निकालना चाहती है। तुम झूठ बोल रही हो। कौन सी वीडियो? ली ज्यूकिन, क्या आप विस्तार से बता सकती हैं? उस समय क्या हुआ था? मैं अस्पताल से लौटी ही थी कि मेलिंग को देखा, यांगली वकील का लेक्चर देखते हुए। बहन, तुमने अपने पति को घर से कैसे निकाला?
मैं तो बस देखती ही रह गई। जल्दी बताओ न, कैसे किया? जल्दी से इस वकील स्ट्रीमर को देखो। यांगली वकील शादी के कानून में कई सालों से काम कर रही है। यही वह वकील है जिसने मेरी तलाक की लड़ाई लड़ी। वह बहनों के लिए उद्यमशीलता के रास्ते में एक बड़ी मददगार है। महिलाएं तलाक चाहती हैं, कैसे अपना अधिकतम लाभ सुनिश्चित करें। शादी में महिलाओं ने बहुत कुछ त्याग किया है, हम क्या करें? कानूनी हथियारों का उपयोग करके खुद को कैसे बचाएं? शादी में महिलाएं कैसे सुनिश्चित करें कि वे अधिक संपत्ति प्राप्त कर सकें? पुरुष को खाली हाथ छोड़ दें। बहन, क्या यह कानूनी है? बिल्कुल कानूनी है, नहीं तो क्या मैं जीत सकती थी? क्या इतनी सारी बहनें जीत सकती हैं? क्या यह संभव है? आप फिर से टिप्पणियों को देखें। बहन, मुझे बहुत जलन हो रही है। इस बार तुमने बहुत कुछ पाया है, बताओ हमें ताकि हम और जलें। बहन, तुम मुझे इस वकील से मिलवाओ, अगर नहीं इन 3 घरों के लिए मैं कैसे शादी कर सकती थी? ली बाओलियांग उस बेकार आदमी से। जज, मुझे कानून की समझ नहीं है। तुम बताओ, एक माँ के रूप में ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल में जैसे एक हथौड़ा मारा गया हो। बहुत बुरा लगता है। माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक माँ की उम्र जितनी बढ़ती है, उसकी बात का वजन उतना ही कम होता जाता है और कम लोग उस पर विश्वास करते हैं। माँ, ली एक्सायुकिन, तो तुमने सुना। मैंने पहले से योजना बना चुकी थी ली बाओलियांग से तलाक लेने के लिए, और इसके बाद ही तुमने ये कदम उठाए। एना, पति, क्या हमें काफी समय हो गया है माँ बाप को देखे हुए? तुम बताओ, अब सभी माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते, तो जब हम छोटे थे माँ बाप ने क्यों नहीं कहा हमारे साथ रहना नहीं चाहते? एक शादी सिर्फ 2 लोगों की बात नहीं है, बल्कि 2 परिवारों की बात है। दुनिया में कौन सी माँ अपने बेटे को ऐसी तकलीफ दे सकती है? यांगली ने 100 से अधिक केस जीते हैं। अगर सभी ऐसे ही है तो इसके पीछे प्रभावित होते हैं 100 से अधिक परिवार। यांगली वकील को कुछ समस्या है, लुओ शिक्षक। अब ये क्या स्थिति है? ली एक्सायुकिन की गवाही मुकदमे के परिणाम पर कितना प्रभाव डालती है? इसे समझाने से पहले मैं चाहूंगा पहले प्रस्तुतकर्ता से पूछूं, तुम क्या सोचते हो? प्रतिवादी मेलिंग और प्रतिवादी वकील यांगली के इस व्यवहार के बारे में ये नैतिक नहीं है, है ना? उनका व्यवहार कानूनी लेकिन अनैतिक है। यहां तक कि लिसिक्यून की गवाही मेलिंग दिखाता है, मैं लंबे समय तक तलाक की प्रवृत्ति रखता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण यह साबित करने के लिए कि मेलिंग खराब हो रही है, क्योंकि पहले तक सभी मेलिंग कार्रवाई कानूनी है। फिर लियो, उनके पास कोई नहीं है जीतने की उम्मीद। ये एक अंधेरे बादल की तरह है। सूरज की एक किरण नहीं है, लेकिन परीक्षण चल रहा है। उन्हें एक काटने के लिए मजबूर किया गया था। नेक्स्ट, जीतने की संभावना को देखते हैं। यह वादी के वकील के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लिकुकिन के खिलाफ बचाव पक्ष द्वारा गवाही, क्या कोई खंडन है? हमें प्रतिशोधित करना है। आओ वकील जी, अगर धोखाधड़ी सच है, मैं जेल जा रहा हूं। डरो मत, एक विश्वविद्यालय ने देश की बूढ़ी औरत को स्नातक नहीं किया। मेरे पास कोई कानूनी साक्षरता नहीं है और अभी भी मेरे साथ लड़ना चाहता है। प्रतिवादी का एजेंट, हम गवाह की गवाही की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं। लिक्विन झूठ बोल रहा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। गवाह ने बस कहा कि वह मेलिंग जानती है। तलाक की इच्छा के बाद उसके साथ बुरा व्यवहार। मैं गवाह से पूछना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि मेलिंग तलाक चाहते हैं, लेकिन अभी भी 3 संपत्तियों को हमारे पक्ष में स्थानांतरित करें। आप खुद को नहीं समझते हैं क्या? वे मुझे एक परिवार की तरह नहीं देखते हैं। अगर तुम्हें पता था कि मुझे तलाक मिल रहा है, आप अभी भी मुझे घर कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं? लिसिक्यून, आप माल को मेलिंग में स्थानांतरित करते हैं। क्या यह पहले या बाद में मैंने सुना है कि वह तलाक ले रहा है? मेलिंग सुनने के लिए तलाक के बाद क्यों हमारी घास की जड़ें इतनी कड़वे हैं? मेरे माता पिता ने मुझे चूस दिया, शादी कर ली और मेरे पति और सास ने चूस लिया। क्या आप अभी भी बच्चों को पसंद करते हैं? मैं सिर्फ वही पाने के लिए चाहता हूं। क्यों इतना कठिन है? साक्षी और वादी के बीच माता पिता के संबंध को देखते हुए और गवाह ने अभी स्वीकार किया है कि 2 गवाही के बीच विरोधाभास और कोई विश्वसनीयता नहीं, इसलिए हम लागू करते हैं। ली एक्सायुकिन को अदालत में पेश होने की योग्यता रद्द करें।
मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती। वह झूठ क्यों नहीं बोल सकती? वह तुम्हारी माँ है। तुम्हारे साथ वह अपनी है, मैं बहू हूँ। हमेशा एक बाहरी व्यक्ति रहूंगी, वह निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगी। जज साहब, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार अदालत को गवाही की जांच करनी चाहिए। अगर गवाही वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाती या अन्य सबूतों के साथ विरोधाभास होता है तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। ली एक्सायुकिन, कृपया समझाएं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। इसका क्या मतलब है? झूठ बोलना बंद करो, यह काम नहीं करेगा। तुम अभी भी कह रहे हो कि समय नहीं है? क्या तुम मरने के लिए जल्दी में हो? मुझे पेट का कैंसर है। अंतिम चरण, डॉक्टर। मेरे पास कितना समय बचा है? पेट का कैंसर अंतिम चरण। अगर अभी ऑपरेशन किया जाए तो सफलता की संभावना केवल 10% है। 10%। अगर ऑपरेशन नहीं किया जाए तो? अगर ऑपरेशन नहीं किया जाए तो अधिकतम 1 महीना बचा है। अगर अभी ऑपरेशन किया जाए तो लगभग 3 लाख रुपए लगेंगे। 3 लाख रुपए। अगला क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास केवल 1 महीना बचा है। माँ, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। उस समय ली एक्सायुकिन मुझसे मिली। उसने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया। उसने मुझसे कहा कि मुझे यह केस लेना होगा। माँ, मैं अनफिट हूं, मुझे माफ कर दो। तुम यहीं रहो, क्योंकि मुझे पता है जब मैं मर जाऊंगी मेरा बेटा ये 3 घर नहीं संभाल पाएगा। वह इस औरत से धोखा खाएगा और कुछ नहीं बचेगा। बुरी औरत, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? इसलिए मैंने ये 3 घर ट्रांसफर कर दिए हैं। अगर 1 महीने के भीतर मेलिंग संयम रखती है और तलाक नहीं लेती तो मैं चली जाऊंगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेलिंग खुद को रोक नहीं सकती। वह एक दिन भी नहीं रोक सकती। माँ, इसलिए मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं अपने बेटे के लिए न्याय जरूर दिलाऊंगी। बस मुझे यह उम्मीद नहीं थी मेरा बेटा इतना बेवकूफ बनकर नदी में कूद जाएगा। माँ, माफ करना, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। हम इलाज कराएंगे, चाहे कितना भी पैसा लगे। घर गाड़ी बेचकर भी इलाज कराएंगे। क्या बेचोगे? तुम्हारे पास पैसा है? गाड़ी और घर बेचोगे? क्या गाड़ी और घर अब तुम्हारे हैं? मेलिंग, मेरा घर वापस दे दो। मुझे घर बेचना है, मेरी माँ का इलाज कराने के लिए। क्या बेचोगे? वह जल्द ही मेरा घर होगा। तुम्हारे पास बेचने के लिए कोई घर नहीं है। क्या तुम इंसान हो? मैं तुमसे 3 साल से शादी करके रह रही हूँ। वो मेरी माँ है। तुमने कहा था वह तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। तुम माँ। जज साहब, मैं ट्रायल को टालने की अपील करती हूँ। नहीं, मुझे अपने शरीर की हालत पता है। अगर ट्रायल टल गया तो मैं इसे देख नहीं पाऊंगी। माँ, अभी ये बात करने का समय नहीं है। हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलो चलो। मेरी बात मानो, इस केस को लड़ो। मुझे जीत दिखाओ। लीम्यू, जल्दी से मेरी माँ को समझाओ। हमें उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ली बाओलायांग, चाची की बात मानो। इस केस को लड़ो। लेकिन मेरी माँ तो। चाची की मेहनत बेकार मत जाने दो। जज साहब, मैं ट्रायल जारी रखने की अपील करती हूँ। गवाह को हॉस्पिटल भेजो, ट्रायल जारी रखो। माँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं इस ट्रायल में जरूर जीतूंगी। माँ तुम पर विश्वास करती है। लीम्यू, अब से मैं और सहन नहीं करूंगी। मैं इस कमीने को उसकी हरकतों की सजा दिलाऊंगी। बस सामने वाले को हमारे तर्क में फंसाना है, धोखाधड़ी के आरोप के आसपास तर्क करना है। हमें उम्मीद है। प्रतिवादी, क्या आप स्वीकार करते हैं? गवाही बिल्कुल नहीं मानता। वह बूढ़ी औरत खुद सुना कि मैं तलाक ले रहा हूँ। तो यह सच है? मैंने कहा, मैंने नहीं देखा। यांग वकील का वीडियो। तुम। जज महोदय, हम मानते हैं।
ली एक्सायुकिन की गवाही सही है, कोई विरोध नहीं। यांग वकील, तुम क्या कर रहे हो? अब विरोध नहीं कर रहे तो हम हार जाएंगे। अदालत में झूठ बोलना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ली एक्सायुकिन गलियारे में इतनी देर तक थी। तुम्हें कैसे पता? उसने रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं हो सकता, यह बूढ़ा आदमी जन्म से ही गंदा है। इससे क्या पता, भले ही रिकॉर्ड नहीं किया हो। तुमने मेरा वीडियो देखा है, यह सच है। जब तक तुम इनकार करोगे, लिम्यू जरूर अनुरोध करेगा तुम्हारे इंटरनेट ब्राउजिंग रिकॉर्ड की जांच करने के लिए। इससे चेक करना बहुत आसान है, तो क्या करें? अब मान लिया तो यह स्वीकारोक्ति है कि मैं पहले से ही योजना बना रहा था तलाक लेने के लिए। यांग वकील, क्या हम वाकई हारने वाले हैं? तुम घबरा क्यों रहे हो? तलाक में संपत्ति विभाजन कानून द्वारा संरक्षित है। कुछ टिकटॉक वीडियो देखकर, कुछ वीडियो देखकर। अगर धोखाधड़ी की बात करें तो मैं वकील क्यों बना? हाँ, हम महिलाओं ने इस परिवार के लिए इतना कुछ किया है। तलाक में संपत्ति विभाजन, यह उचित है, कानून द्वारा संरक्षित है। वादी पक्ष पहले के सबूत केवल यह साबित कर सकते हैं प्रतिवादी की धोखाधड़ी की संभावना क्या आपके पास है, और स्पष्ट सबूत जो प्रतिवादी के उस समय के धोखाधड़ी के कृत्य को साबित कर सकें। जज महोदय, मैं अदालत में एक वीडियो सबूत चलाने का अनुरोध करता हूँ। यह वीडियो सबूत पूरी तरह से साबित कर सकता है मेलिंग के धोखाधड़ी संगठन में शामिल होने के बाद ली बाओलियांग के खिलाफ संगठित और व्यवस्थित धोखाधड़ी की गतिविधियां की। वीडियो सबूत। यांग वकील, लिम्यू के पास क्या वीडियो है? उसके पास क्या वीडियो सबूत हो सकता है? यह सुनवाई हालांकि थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन अभी भी मेरे कंट्रोल में है। अदालत में सबूत चलाएं। सैमसंग। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या तुम वही हो जो विचैट पर मुझसे संपर्क किया था? पति की सालाना आय 10 लाख, बिंघाई में 3 बड़े अपार्टमेंट, संपत्ति 3 करोड़ की है। हाँ। शर्माओ मत, यहाँ की बहनें तुम्हारी तरह ही हैं, लेकिन आप मेरे नियम जानते हैं। यदि तलाक सफल होता है तो वकील की फीस आपको दी जाएगी, अर्जित संपत्ति का 20%। यह एक ऑफलाइन महिला है। अधिकार और हितों की सेवा हमारे यहाँ। सफेद, हरा, नीला और लाल रंग। बेशक आप हमारे सबसे अच्छे ग्राहक हैं। हमारे साथ जुड़ने और हमारी बहनों से मिलने के लिए आपका स्वागत है। पिछली बार यांगली वकील ने मुझे मुकदमा जीतने में मदद की। इसने मुझे 5 मिलियन से अधिक युआन दिया। मैंने सिर्फ 1 साल से शादी की है। उन्होंने वकील यांग द्वारा 5 मिलियन से अधिक युआन बनाया। मुझे यह छोटी वित्तीय स्वतंत्रता का एहसास हुआ। भाई बहन आपसे बहुत खुश हैं। मुझे कैसा लगा जैसे मैंने आपको पहले देखा है। वकील यांग, मेरे मामले में मेरी मदद करें। मुझे धन और स्वतंत्रता चाहिए। वकील यांग, आप हम हैं। लड़की की बहन इतनी हो जाती है। मैं आखिरकार महिलाओं के अधिकारों के लिए एक अच्छे वकील से मिला। कुछ बहनों ने कहा, अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के बाद मैं इसे स्वयं संचालित कर सकता हूँ। कुछ बहनों का कहना है कि हमें आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, आदमी से दूर रहना, और मैं सब कहता हूँ मेरा एकमात्र लक्ष्य शादी में पीड़ित सभी महिलाएं। क्या एक वकील को करना चाहिए? मैं एक बहन से मिलना चाहता हूँ। मेरे मार्गदर्शन में एक धन की स्वतंत्रता की बहनें। मेलिंग। वकील जी के मार्गदर्शन में मैं दोनों का संयुक्त ऋण तलाक में सफल होने वाला है। वकील यांग के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना। हम पीड़ित महिलाओं को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कानूनी हथियार। एक नई बहन का स्वागत करें। हमने उसे मास्क हटाने के लिए प्रोत्साहित किया। आओ हम साथ मिलकर शपथ लें। इस लड़की को दिखाओ कि हम महिलाओं को। मैं वकील यांग के अधिकारों और हितों के निर्धारण में विश्वास करता हूं। वह हमारे लिए एक अच्छी वकील है। तलाकशुदा पुरुष बहनों को अच्छी राह पर चलना। ये लोग अपने भाइयों की आजादी को नहीं रोक सकते। हमें स्वतंत्र होने के लिए लड़ना है, यह आप है। मैंने कहा था कि आप इतने परिचित हो गए। लड़की, तुम कैसे कपड़े पहने हो?
मेरे ऑफलाइन पाठ्यक्रमों में मिश्रण। अगर मैं नहीं जाता तो मुझे नहीं पता। एक वकील का ऑफलाइन पाठ्यक्रम इस तरह दिखता है। यह वीडियो पूरी तरह से साबित हो सकता है। मेलिंग संयुक्त, उनके वकील यांग ली ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ साझा धोखाधड़ी की। ली म्यू, आज तुम सिर्फ मेलिंग पर केस करने नहीं आए हो, बल्कि मेरे पीछे पड़ गए हो। तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो। ठीक है, शुरू से अंत तक यही चल रहा है। यांगली ने ये सलाह दी और बार बार कहा कि ये महिलाओं के लिए है। ऐसे बेईमान वकील बाहर है, पता नहीं कितने और परिवारों को बर्बाद करेंगे। लिम्यू ने अच्छा किया। किसने कहा कि सिर्फ मेलिंग पर केस करना है, सामने वाले वकील को भी जेल भेजना होगा। मेलिंग ने जो कुछ भी किया, ये सब उस वकील के इशारे पर किया गया। वो मेलिंग से ज्यादा जेल जाने की हकदार है। हाँ, कानून निष्पक्ष है। कोई भी व्यक्ति जो कानून की खामियों का फायदा उठाना चाहता है, भले ही अस्थायी रूप से सफल हो जाए, उसे कानून की सजा जरूर मिलेगी। प्रतिवादी पक्ष, लिम्यू द्वारा प्रस्तुत सबूतों के बारे में क्या आप खंडन करना चाहते हैं न्यायाधीश महोदय? प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अनुसार गंभीर रूप से दूसरों के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करके सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध प्राप्त किए गए सबूत मामले के तथ्यों को सिद्ध करने के आधार नहीं बन सकते। प्रक्रिया संहिता की धारा 106 यह भी कहती है कि अगर सबूत कानूनी तरीके से प्राप्त किए गए हैं और उन्हें इकट्ठा करने की प्रक्रिया संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप है, तो वह वीडियो मान्य सबूत के रूप में माना जा सकता है। वीडियो के दौरान लिम्यू ने किसी प्रकार का यातना, धमकी, प्रलोभन या धोखाधड़ी नहीं की। वीडियो सबूत मान्य सबूत है। यांग वकील, आप बोलिए। लिम्यू ने आपके बयान के जवाब में कहा, भले ही आपके सबूतों का स्रोत कानूनी हो, पर आप किस आधार पर इन सबूतों के आधार पर यह मान लेते हैं कि हमने धोखाधड़ी की है, चाहे वह धोखाधड़ी की परिभाषा, वस्तुनिष्ठ शर्तें या फिर व्यक्तिपरक शर्तें, किसी भी तरह से धोखाधड़ी की शर्तें पूरी नहीं होती। लुओ शिक्षक, इतने सारे सबूतों के बावजूद प्रतिवादी पक्ष पर धोखाधड़ी का आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है। धोखाधड़ी की परिभाषा, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए धोखाधड़ी की वस्तुनिष्ठ शर्तों पर। आमतौर पर यह धोखाधड़ी के तरीके से सार्वजनिक या निजी संपत्ति हड़पने के बारे में है, और धोखाधड़ी की व्यक्तिपरक शर्त यह है कि सीधे या जानबूझकर सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा करना। पर मुझे क्यों लगता है कि प्रतिवादी दोनों शर्तें पूरी करता है। बहस के इस मोड़ पर हम सबसे बुनियादी बात भूल गए हैं कि प्रतिवादी मेलिंग है और ली बाओलियांग शादीशुदा जोड़े हैं, और प्रतिवादी ने भी बंटवारे की मांग की है, शादी की संयुक्त संपत्ति का। यह बात जालसाजी के अपराध को बनाना मुश्किल है। यानी भले ही लिमू ये कदम उठा पाए, फिर भी सामने वाले पर अपराध साबित नहीं होगा। यह मुकदमा इतना खास है कि हम शादी की धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराध को ही भूल गए। किसने कहा कि जालसाजी का अपराध करने वाला जरूरी माइलिंग ही है? वहां मौजूद एक और भी तो है जो प्रतिवादी की सीट पर बैठा है। मुझे लगता है कि वकील यांग शायद मेरी बात गलत समझे। गलतफहमी? मैंने तुम्हारी क्या गलत समझी? हमारी तरफ से पहला आरोप सिर्फ माइलिंग पर आरोप नहीं है, बल्कि माइलिंग और उनके वकील यानी वकील यांग, आप दोनों पर हमारे मुवक्किल के साथ जालसाजी करने का आरोप है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं प्रतिवादी के वकील की सीट पर बैठा हूँ। क्या मैं सच में प्रतिवादी बन गया? वीडियो में कई बार देखा जा सकता है। वे सब वकील यांग के कोर्ट सुन रही है, संबंधित कानूनी कार्रवाई कर रहे थे। वकील यांग अपने फैन ग्रुप और क्लाइंट ग्रुप को उकसाते हैं, उन्हें संयुक्त संपत्ति बांटने, संयुक्त कर्ज बनाने की सलाह देते हैं। क्या यह जालसाजी नहीं है? प्रतिवादी के वकील लीमू द्वारा दिए गए तथ्यों और कानूनी आधारों के खिलाफ आपको कुछ और कहना है? मैं माननीय जज, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरा मानना है कि प्रतिवादी के वकील यांग न सिर्फ जालसाजी करते हैं, बल्कि जालसाजी गैंग के मुखिया भी हैं। इस जालसाजी गैंग की प्रकृति पूरी तरह से सांप्रदायिक है, और सामने वाले वकील यांग ली की पहचान पूरी तरह से सांप्रदायिक गुरु जैसी है। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? मैं तुमसे तलाक का केस लड़ रहा हूँ, तुम मुझ पर जालसाजी का आरोप लगा रहे हो, मुझ पर सांप्रदायिक गैंग चलाने का आरोप लगा रहे हो। प्रतिवादी के वकील, कोर्ट की शिष्टता का ध्यान रखें। एक चेतावनी। मुझे चेतावनी? वकील यांग, यह सब क्या हो रहा है? आपने कहा था ना कि पक्की जीत है, अब ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको भी जेल होने वाली है? मैं वाह, एक वकील पर सांप्रदायिक गैंग चलाने का आरोप, यह भी कोई तरीका है? मुझे क्यों लग रहा है कि लीमू सच में जीतने वाला है। शायद यह अचानक तलाक केस से सांप्रदायिक गैंग चलाने का केस कैसे बन गया? बिल्कुल सांप्रदायिक गैंग है। मैंने सब छानबीन की है। ये वकील वीडियो पर लगातार औरतों का दिमाग घुमाता है, कहता है मर्द अच्छे नहीं होते, औरतों को तलाक के लिए उकसाता है। ये सांप्रदायिक गैंग नहीं तो और क्या है? वकील यांगली को ये उम्मीद नहीं थी ना? ये लीम्यू उसके लिए ही गया था। अच्छा है, अच्छी तरह से शिकायत की। यांगली का ये महिला सहायता समूह और एक धार्मिक संप्रदाय में क्या अंतर है? कितने परिवार उसके कारण बिखर गए हैं, कितने ईमानदार लोगों को उसने मार डाला है। इस व्यक्ति को जेल जाना चाहिए। लुओ शिक्षक, ये छलांग वास्तव में बहुत तेज है। ये मामला कैसे तलाक के मामले से धोखाधड़ी के मामले में बदल गया और अब ये एक धार्मिक संप्रदाय के आयोजन का मामला बन गया है। यांगली वकील का ये तथाकथित ऑफलाइन आदान प्रदान सत्र अब तक देखने पर
वास्तव में एक धार्मिक संप्रदाय की झलक दिखाई देती है, लेकिन उस पर धार्मिक संप्रदाय के आयोजन और धोखाधड़ी के आयोजन का आरोप साबित करने के लिए बहुत विस्तृत विवरण की आवश्यकता होगी। यह कानूनी ज्ञान की एक बड़ी परीक्षा है। अब यह देखना होगा कि लिम्यू वकील किन आयामों से अपने कानूनी ज्ञान को प्रदर्शित करता है। लुओ शिक्षक, क्या आप इस मामले को परिभाषित कर सकते हैं? यह मामला अब तक पूरी तरह से प्रतिवादी वकील के नियंत्रण से बाहर हो गया है। लिम्यू शायद वास्तव में जीतने वाला है। वादी वकील के आरोपों के संबंध में क्या खंडन करने की आवश्यकता है? यदि खंडन करना है तो संबंधित तथ्य और कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। न्यायाधीश, वीडियो में दिखाया गया मेरा ऑफलाइन व्याख्यान है। मेरे ग्राहक बस थोड़े उत्साहित हो गए थे, लेकिन यह सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के लिए एक नारा है। यह धोखाधड़ी या धार्मिक संप्रदाय कैसे हो सकता है? विपक्षी वकील बिना किसी कानूनी ज्ञान के बकवास कर रहा है। वादी वकील, आपके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में क्या आपके पास और कुछ स्पष्टीकरण है? सबसे पहले मैं सभी को यह समझाना चाहता हूं कि कानून में धार्मिक संप्रदाय की परिभाषा क्या है। धार्मिक संप्रदाय का अर्थ है धर्म का उपयोग करके या अन्य नामों का उपयोग करके एक अवैध संगठन बनाना, मिथकों का प्रचार करना, प्रमुख व्यक्तियों को बढ़ावा देना, अंधविश्वास फैलाना और दूसरों को धोखा देना, सदस्यों को नियंत्रित करना और विकसित करना, जिससे समाज को नुकसान पहुंचता है। यहाँ कौन सा कानूनी ज्ञान आपसे बेहतर नहीं है? एक कॉलेज के छात्र के रूप में आप यहाँ समझा रहे हैं। बताइए, मैंने कैसे एक धार्मिक संप्रदाय का आयोजन किया? यह यांगली के संगठन की पहचान कार्ड है, जो सफेद, हरे, नीले और लाल 4 स्तरों में विभाजित है। और यांगली वकील एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में ऑफलाइन गतिविधियों का आयोजन करता है, जो कानूनी रूप से पूरी तरह से एक संगठित और स्पष्ट रूप से विभाजित समूह संगठन है। तो क्या हुआ? वीडियो में हम देख सकते हैं कि यह समूह संगठन यांगली वकील को मसीहा स्वतंत्रता सेनानी कहता है। यह पूरी तरह से संगठन के सबसे बड़ा प्रमुख व्यक्तियों का मिथकीकरण है और यांगली इस संगठन की प्रमुख व्यक्ति है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, धर्म सिद्धांत। इस संगठन के सिद्धांत इस वीडियो में पूरी तरह दिखते हैं। वो है शादी के झांसे से बड़ी संपत्ति हटना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। ऐसे सिद्धांत पूरी तरह नकारात्मक हैं। ये 9 विषय कानूनी शादी को अनदेखा करते हुए आधी संपत्ति छीनने का जरिया बनाया गया है। हाँ, ऐसी शादी में मुझे आधी प्रॉपर्टी गंवाने के अलावा क्या मिला? पूरा फायदा तो औरतों को मिलता है। जज साहब, हमारे पास पुख्ता सबूत है कि इस संगठन का मकसद समाज को नुकसान पहुंचाना है। तीसरा, एडवोकेट यांगली ने तलाक के जरिए बड़ी संपत्ति हासिल करने का झूठा वादा कर कानूनी खामियों का फायदा उठाते हुए लोगों को भर्ती किया। ऐसा व्यवहार समाज के लिए खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। ये तीनों बिंदु सेक्ट की परिभाषा में पूरी तरह फिट बैठते हैं। जब इस संगठन का मकसद ही शादी के झांसे से पैसा कमाना है, तो फ्रॉड केस बनता है। हमारी दलील खत्म। तुम कहते हो मैंने समाज को नुकसान पहुंचाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? नुकसान किसने पहुंचाया, ये तुम या मैं नहीं, पीड़ित लोग तय करेंगे। जज साहब, मैं गवाह बुलाना चाहती हूं। क्या ये गवाह केस से जुड़े हैं? ये सभी गवाह यांगली के तलाक के मामलों के क्लाइंट हैं, जो इस केस से सीधे जुड़े हुए हैं। गवाहों को कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाती है। गवाह बारी बारी से बयान दें। जज साहब, मेरी बीवी ने 3 बच्चे पैदा किए, कोई भी मेरा नहीं। फिर भी यांगली ने कहा, खुद की औलाद न होने पर इतना रोना क्यों? मेरा केस सुने। शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही मेरी पत्नी ने तलाक मांगा। यांगली ने केस लड़कर मेरे 50 लाख रुपए हड़प लिए। जज साहब, यांगली ने उस औरत को सिखाया कि मेरे बेटे की सारी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करें। मेरा बेटा खुदकुशी कर चुका है। ये सिर्फ कुछ केस हैं। इससे कैसे साबित होता है कि मैं समाज के लिए खतरनाक हूँ? क्या यह सच है कि वकील यांगली को इसकी जानकारी नहीं है? अदालत के बाहर 30 से अधिक पुरुष पीड़ित हैं। वे सभी गवाही देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या वे भी सिर्फ एक उदाहरण है? ये वे केस हैं जो यांग वकील ने लड़े हैं। उन पुरुष पीड़ितों के बयान, ये इस मामले पर सामाजिक समूह की आवाज है। ये इंटरनेट पर हैं। टिप्पणियों की प्रतिक्रिया, ये पुरुष वे शादी करने से डरते हैं, महिलाओं के साथ संपर्क करने से डरते हैं। यह साबित करता है यांगली वकील के कार्यों ने पुरुषों में आतंक पैदा कर दिया है। यह पूरे समाज का आतंक है। ये लीमू वास्तव में मेरे दिल की बात कह रहा है। ठीक है, अगर यांगली के केस में वास्तव में कोई समस्या नहीं है, तो 30 से अधिक गवाह क्यों गवाही देने के लिए आएंगे? आजकल समाज में बिना सोचे समझे लाखों रुपए की दहेज, बिना सोचे समझे लाखों रुपए के कार लोन, घर लोन, आखिरकार बच्चे भी अपने नहीं होते। क्या पुरुष अब शादी करने से डरते हैं? 30 से अधिक गवाह। यांगली अभी भी कहती है कि वह कोई धोखाधड़ी नहीं है। माई लिंग धोखाधड़ी। यांगली ने एक धार्मिक संप्रदाय बनाया, कोई भी नहीं बच सकता। लो शिक्षक,
क्या वास्तव में यह माना जा सकता है कि यांगली वकील ने धार्मिक संप्रदाय बनाने का अपराध किया है? हाँ, एक संगठन। ये इसलिए धार्मिक संप्रदाय नहीं है क्योंकि यह धार्मिक संप्रदाय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने धार्मिक संप्रदाय के काम किए हैं, इसलिए यह धार्मिक संप्रदाय बन गया है। लीमू वकील की यह व्याख्या सरल और समझने में आसान है। दृष्टिकोण स्पष्ट है। वीडियो और इंटरनेट जानकारी के साथ पूरी तरह से तर्क दिया गया है कि यह संगठन एक धार्मिक संप्रदाय है। प्रतिवादी वकील, वादी वकील द्वारा प्रस्तुत सबूतों पर क्या तर्क करने की आवश्यकता है? यांग वकील, जल्दी से जवाब दो, नहीं तो हम दोनों जेल में बैठेंगे। मत सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। न्यायाधीश, विपक्षी वकील कहता है कि मैं धार्मिक संप्रदाय का मुखिया हूँ। धोखाधड़ी का मुखिया। मैंने वास्तव में एक संगठन बनाया है, लेकिन मैंने कोई अवैध कार्य नहीं किया है। इस बिंदु पर संबंधित कानूनी व्याख्या दी गई है। न्यायाधीश, वादी वकील कहता है कि हमारे संगठन का सिद्धांत शादी में दूसरे आधे को धोखा देना है, उनकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए। यह पूरी तरह से उसका प्रतिवादी द्वारा दिया गया सारांश है। अब तक हमारे संगठन ने कोई अवैध कार्य नहीं किया है और मेरे पिछले केस सभी अदालत द्वारा निर्णय लिए गए हैं। कोई धोखाधड़ी नहीं है, तो हमें धार्मिक संप्रदाय कैसे कहा जा सकता है? क्या आप अभी भी कहते हैं कि आपने कोई धोखाधड़ी नहीं की है? तो साझा ऋण बनाना क्या है? मुझे संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा देना क्या है? तो साझा ऋण बनाना क्या है? मुझे संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा देना क्या है? ये सब तुम कैसे कह सकते हो? वह तुम्हारे लिए था। लंबे समय से बाहर रह रहा है, मेरे मुवक्किल पर नूता कर रहा है, जिससे मेरे मुवक्किल को गंभीर अवसाद हो गया है। हाँ बिल्कुल, मैं लगभग भूल ही गया था। मुझे गंभीर अवसाद है। अरे यार, फिर से शुरू हो गया। अवसाद का अंत। हर दिन घर पर खाता पीता रहता है, काम नहीं करता, चाय और फ्राइड चिकन हर बार खाता है, उसे अवसाद होगा। तो फिर हम क्या है? मैंने अभी वो वीडियो देखा था। वो तलाक चाहती है, उसका उत्साहित चेहरा बिल्कुल भी अवसाद वाला नहीं लगता। मैं और नहीं देख सकता। यह मेलिंग बहुत बुरी है, उसे अवसाद हो गया है। तुम्हें अवसाद है? तुम हर बार बाहर का खाना मंगाते हो, हर दिन चाय पीते हो और बाल बनवाते हो। तो फिर मैं क्या हूं? मैं तो मर ही जाऊं। जज साहब, यह अस्पताल की रिपोर्ट है जो दिखाती है कि मेरे मुवक्किल मेलिंग को गंभीर अवसाद है। रिपोर्ट सही और प्रभावी है। प्रतिवादी जारी रखें। जज साहब, मेरे संगठन के सदस्य सभी तलाक के मामले लड़ते हैं, सभी कानूनी तरीके से संपत्ति का बंटवारा करते हैं। पति पत्नी की संपत्ति साझा संपत्ति है, दोनों एक हैं जज साहब, निजी और सार्वजनिक नहीं। किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं है जज साहब। वादी के वकील कहते हैं कि मेरा संगठन एक संप्रदाय है, कहते हैं कि संगठन एक संप्रदाय है। यह बिल्कुल बेबुनियाद है। वादी के वकील, क्या आप कानूनी जवाब देंगे जज साहब? रिपोर्ट सही और प्रभावी है तो हम मानते हैं। मेलिंग का अवसाद। मानते हैं। दूसरे पक्ष ने मान लिया। यांग वकील, क्या हम जीतने वाले हैं? मैंने पहले ही कहा था, तुम घबरा क्यों रहे हो? अगर सिर्फ यह केस हार गए तो बाकी केस क्या हैं? कोर्ट खुद हार मान लेगा। ली बाओ लायांग, मुझे गंभीर अवसाद है। अगर तुमने मुझे और दबाया तो मैं कलाई काट लूंगा और तब तुम हत्यारे होगे। तो यांग वकील, क्या कह रहे हो मेलिंग? यह गंभीर अवसाद वाली महिला एक ही बार में संपत्ति हस्तांतरण कर सकती है। ली बाओ लायांग को संपत्ति हस्तांतरण समझौते पर यह सब जटिल कानूनी कार्यवाही साथ ही बहुत स्पष्ट और समझदारी से इस बड़ी संपत्ति को बचा सकती है। तुम क्या कहना चाहते हो? गंभीर अवसाद वाले लोग आमतौर पर नहीं कर सकते। नागरिक क्षमता तो असल में कौन है? उसके पीछे से सब कुछ संचालित कर रहा। माइलिंग तुम्हारी रेड वीआईपी क्लाइंट है, क्या तुम ही उसके लिए सब चला रहे हो? कौन? किसी में नागरिक क्षमता नहीं, डिप्रेशन के मरीजों में भी होती है, उसमें नागरिक क्षमता मौजूद है। यानी माइलिंग को कोई धोखाधड़ी नहीं सिखा रहा, तुम खुद कर रहे हो। क्या तुम में नागरिक क्षमता है? नहीं, मेरे में नहीं। मुझे गंभीर डिप्रेशन है। नागरिक क्षमता कहा? पागल हो क्या? तुम जानते हो क्या कबूल कर रहे हो? मुझे फर्क नहीं, मैं अकेली जेल नहीं जाऊंगी। मानसिक रोगी को प्रेरित करना उकसाने का अपराध है। एडवोकेट यांग, आप तो बड़े वकील हैं, कानून के इतने पैरा याद होंगे, ये नहीं जानते? या आप इस गंभीर डिप्रेशन प्रमाण को खारिज करना चाहते हैं? ये तो झूठी गवाही का केस बनेगा। कोर्ट में केस जीतने के लिए खुद को साबित करने के जाल में नहीं फंसना चाहिए। एडवोकेट यांगली, जब से आपने खुद को निर्दोष साबित करना शुरू किया, आप तो ली मू के हाथ की कठपुतली बन गई। इस सुनवाई में इतने आरोप और सबूत भर दिए गए। जज के विश्लेषण के बाद फैसला आने वाला है। यांगली या तो उकसाने को माने, नहीं तो झूठी गवाही का दोषी ठहरेगी। ली मू ने शिकस्त दे दी। याद है शुरुआत में यांगली ने ली मू को बिना लाइसेंस वकील कहा था। कितनी राहत मिली।
बहुत जबरदस्त। ऐसी नारीवादी जो लिंग संघर्ष फैलाए, उसे जेल होनी चाहिए। हाँ, चलो मनाए। चीयर्स। क्या ली मू को पहले से पता था कि यांगली डिप्रेशन का बहाना करेगी? शादी तो साझा प्रयास होती है, इस तरह के षड्यंत्र नहीं। आजकल तलाक दर देखो। सबक सीखने का वक्त आ गया। वादी प्रतिवादी, क्या कोई और आपत्ति है? यदि और प्रश्न हो तो अभी बताएं। न्यायाधीश महोदय, हमारी ओर से कोई आपत्ति नहीं। प्रतिवादी पक्ष? हमारी तरफ से हमें कोई आपत्ति नहीं। अभी कोर्ट स्थगित। स्थगन समय आधा घंटे का। आधे घंटे बाद दोनों पक्ष अंतिम कोर्ट सबमिशन देंगे। स्थगन। सभी खड़े हो जाएं। यांगली, अचानक कोर्ट क्यों स्थगित कर दिया? क्या हम हार रहे हैं? जेल जाना पड़ेगा क्या? शोर मत करो। तुमने क्यों मान लिया? मैं अभी स्वीकार नहीं करता। तुम डिप्रेशन में हो, मैं झूठी गवाही का अपराधी। स्वीकार करना उकसाने का अपराध है। मैं क्या करूं? भाई, क्या हम अंतिम फैसले का इंतजार करो। जज यांग, आपकी क्या राय है? लिम्यू का मकसद तो पूरा नहीं लगता। मेलिंग को निशाना बनाना शुरू से था। यांगली को भी जेल भेजने की साजिश। सिर्फ साबित करना था। मेलिंग ने शादी की, धोखाधड़ी की, संपत्ति बचाने के लिए। ली बाओलांग की संपत्ति, अब धोखाधड़ी, नकली धर्म, उकसाहट सब आ गया। यांगली पर कई आरोप लगा दिए। तो आप दोनों क्या सोचते हैं? सभी सबूतों के मुताबिक मेलिंग की धोखाधड़ी फिलहाल साबित नहीं हो पाई, पर शादी की धोखाधड़ी तो साबित हुई। शादी धोखाधड़ी भी धोखाधड़ी की श्रेणी में आती है। अगर मेलिंग की शादी धोखाधड़ी साबित हुई तो यांगली का नकली धर्म चलाना और उकसाना भी स्वतः साबित हो जाएगा। जल्दी करो, शादी धोखाधड़ी और धोखाधड़ी का तुलनात्मक अध्ययन करो। दंड देने के विस्तृत आधार तैयार करो। ये मामला बहुत सारे अपराधों से जुड़ा है। यांगली ने तो लड़े हैं इतने सारे तलाक के मामले। सबसे पहले, मेलिंग की शादी धोखाधड़ी मौजूदा सबूतों में पूरी तरह साबित है और मेलिंग के पास है। डिप्रेशन की मेडिकल रिपोर्ट खुद भी स्वीकार किया। उसकी कोई सिविल क्षमता नहीं, मतलब साफ है। यांगली ने मानसिक रोगी को अपराध के लिए उकसाया। तो यांगली सीधे बन जाता है धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी। फिर तो धोखाधड़ी, नकली धर्म चलाना, सभी आरोप साबित हो जाएंगे। मुझे लगता है नकली धर्म का आरोप थोड़ा जबरन लगाया गया है। जनता ने हमें कानून का हथियार दिया है। जो अपराध हैं उन्हें न छोड़े, पर जो नहीं है उन्हें गलती से न लगाएं। हमें करना होगा। सावधानी और सावधानी बरतनी होगी। ये केस निस्संदेह देश का पहला मामला है। पूरा देश हमारे फैसले को मिसाल के तौर पर लेगा। हमारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो क्या करेंगे? इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। अगर कुछ गलत हुआ तो ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सांग साहब, टांग साहब, आप यहाँ? ये मामला मुझ बूढ़े को भी चौंका गया। कानून शायद आम आदमी का अंतिम हथियार है अन्याय के खिलाफ। कानून बनाते समय जितनी सख्ती हो उतनी कम है। तो आपका सुझाव है? हम कानून के रखवाले होकर भी आम नागरिक से ज्यादा निष्पक्षता बरतें। हम आए हैं ये कहने, सोसाइटी के दबाव या कानून की प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना सबसे सटीक और न्यायसंगत कानून के अनुसार फैसला करें। हाँ, कोई दिक्कत होगी तो हम जवाबदेह होंगे। सभी खड़े हो जाएं। वादी ली बाओलियांग बनाम प्रतिवादी माई लिंग के मामले में सुनवाई पुनः शुरू की जाती है। कोर्ट फिर से शुरू होती है। वादी और प्रतिवादी पक्ष अंतिम बयान देने के लिए तैयार रहें। वादी पक्ष, क्या आप तैयार हैं? माननीय न्यायाधीश, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। वादी द्वारा पूछे गए प्रश्न क्या मौजूदा मामले से संबंधित हैं? माननीय न्यायाधीश, अनुमति स्वीकृत। पूछिए। मैं पूछना चाहता हूं, कानून उन लोगों को कैसे देखता है जो गैरकानूनी कार्य की सीमा में है? समाज के विकास के साथ कानून भी बदलता है। जो लोग कानून की सीमा रेखा पर चलते हैं वे सबसे पहले कानून के शिकंजे में आएंगे। हम कानून के रक्षक होने के नाते समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीवन भर संघर्षरत हैं। मेरे प्रश्न समाप्त हुए। अपना बयान शुरू करें। माननीय न्यायाधीश, मेरा अंतिम बयान इस प्रकार है। हमने प्रतिवादी पर धोखाधड़ी का मुकदमा किया है, जबकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी से साफ जाहिर है कि हमारे दावों का कोई जवाब नहीं है। प्रतिवादी माई लिंग ने घर में जिम्मेदारियां न के बराबर निभाई, पति पत्नी के कर्तव्यों से मुंह मोड़ा और जानबूझकर धोखाधड़ी की साजिश रची। वकील यांगी के साथ मिलकर हमें ब्लैकमेल कर शादी से पहले के संपत्ति हड़पने की कोशिश की। इस तरह के लोग शादी को सिर्फ फायदे का जरिया मानते हैं।
प्रतिवादी पक्ष के वकील यांग ली, जो खुद वकील हैं, कानून जानते हुए भी कानून के खामियों का फायदा उठाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कानून की पवित्रता का अपमान किया है और भूल गए हैं कि उन्हें कानून के पेशेवर के रूप में बुनियादी नैतिकता का पालन करना चाहिए। वकील यांग के पास पहले से ही सैकड़ों जीत हैं, जो कम से कम यह बताता है कि सैकड़ों परिवार वकील यांग ली के कार्यों के कारण टूट चुके हैं। मैं वादी पक्ष के वकील के रूप में प्रतिवादी पक्ष और उनके वकील को सलाह देता हूं कि वे अपने गैरकानूनी कार्यों को जल्दी से पहचानें और कम सजा पाने की कोशिश करें। प्रतिवादी पक्ष, कृपया अपना कोर्ट स्टेटमेंट शुरू करें। माननीय जज, मैं उनके कोर्ट स्टेटमेंट को अमान्य करने की अपील करता हूं। उनके वकील ने पूरी तरह से मुझ पर आरोप लगाया है, जबकि मैं सिर्फ एक वकील हूं और इस मामले से मेरा कोई बड़ा संबंध नहीं है। यांग ली, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? अपील अमान्य। प्रतिवादी पक्ष, अगर आप अपना कोर्ट स्टेटमेंट नहीं करते हैं तो इसे आपके स्टेटमेंट छोड़ने के रूप में माना जाएगा। माननीय जज, मेरा पक्ष का कोर्ट स्टेटमेंट निम्नलिखित है। हमारा मानना है कि शादी के रिश्ते में दूसरे पक्ष के रूप में तलाक के बाद संपत्ति का बंटवारा पूरी तरह से कानूनी और नियमित है। इसके अलावा वादी पक्ष के वकील ने मुझ पर आरोप लगाया है, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने यह संगठन बनाया है ताकि महिलाओं के अधिकारों की शादी में रक्षा की जा सके। माइलिंग जैसी महिलाओं की रक्षा करने के लिए जो शादी के रिश्ते में हिंसा का शिकार होती हैं। अगर इसे भी संप्रदाय कहा जाए तो दूसरे संगठनों के बारे में क्या कहेंगे? मैं सिर्फ महिलाओं की शादी में स्थिति की रक्षा कर रहा हूं। मैं सिर्फ उनकी रक्षा करना चाहता हूं। यहां धोखाधड़ी का कोई सवाल ही नहीं है। मेरा स्टेटमेंट समाप्त। प्रतिवादी पक्ष माइलिंग, क्या आपको कुछ कहना है? मैं माननीय जज, प्रतिवादी पक्ष माइलिंग एक मानसिक रोगी है और उनमें नागरिक क्षमता नहीं है। मैं उनके बोलने पर प्रतिबंध लगाने की अपील करता हूं। अपील स्वीकृत। दोनों पक्षों के स्टेटमेंट समाप्त। अब कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। सभी खड़े हो जाएं। अब कोर्ट का फैसला सुनाया जाएगा। हमारे देश में धोखाधड़ी की परिभाषा के अनुसार 3 बिंदु हैं, जो वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और विषय की शर्तें हैं। प्रतिवादी माइलिंग ने दबाव और धमकी देकर ली बाओलियांग की आत्मनिष्ठ इच्छा को बदल दिया, ताकि शादी से पहले की निजी संपत्ति को पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति में बदल दिया जाए, जो धोखाधड़ी का गठन करता है। यह मामला गंभीर है और संपत्ति की राशि बहुत बड़ी है, लेकिन क्योंकि वादी और प्रतिवादी पति पत्नी हैं और अभी तक अलग नहीं हुए हैं, इसलिए हल्की सजा दी जाएगी, 2 साल की जेल। आखिरकार जीत गए। अच्छा, जीत गया, जीत गया, जीत गया। जीत गया। बहुत बढ़िया। बुरे लोगों को सजा मिल गई। मजा आ गया। बहुत बढ़िया। ये लिम्यू कुछ काबिलियत है। हाँ, शुरू में हमने गलत नहीं सोचा था। मांग की गई है कि वादी के कई सालों की मेहनत का मुआवजा दिया जाए और वित्तीय नुकसान, नंगे बदन जेल की सजा। 2 साल। साथ ही सुनवाई में वादी पक्ष ने प्रतिवादी पक्ष के वकील के खिलाफ आरोप लगाए हैं, जो इस मामले में उठाए गए हैं। सुनवाई मान्य है। प्रतिवादी पक्ष ने वकील यांग ली ने उकसाने का आरोप लगाया है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को धोखाधड़ी करने के लिए उकसाया तो अप्रत्यक्ष अपराधी बन गया। धोखाधड़ी का अपराध सिद्ध हुआ। साथ ही उसके ऑफलाइन गिरोह ने एक सांप्रदायिक संगठन के लिए आवश्यक सभी संरचनाएं बना ली हैं। सांप्रदायिक संगठन का अपराध सिद्ध हुआ, लेकिन इसके गठन के बाद बड़े पैमाने पर आपराधिक गतिविधियां नहीं की गई, हल्की सजा दी गई। प्रतिवादी पक्ष के वकील यांग ली ने धोखाधड़ी का अपराध किया। सांप्रदायिक संगठन का अपराध, उकसाने का अपराध, कई अपराधों की सजा दी गई। वकील की योग्यता रद्द कर दी गई। 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश, इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं पूरे देश के लाइव देख रहे दर्शकों से कुछ बातें कहना चाहता हूं। सुनवाई खत्म हो चुकी है। यह आपकी आजादी है। मैंने यह मुकदमा इसलिए नहीं लड़ा कि कौन सही है और कौन गलत, नहीं, यह साबित करने के लिए कि कौन कमजोर वर्ग है। मेरा लक्ष्य उन लोगों पर है जो कानून का इस्तेमाल करते हैं, अपने निजी फायदे के लिए गैरकानूनी काम करते हैं। वकील, आम आदमी, यहां तक कि गैरकानूनी लोग भी। जब तक इंसान है, अच्छे और बुरे होते हैं, उनके लिंक से कोई लेना देना नहीं है। लिम्यू, लिम्यू वहां है। लिम्यू, कृपया लिम्यू, आप कैसे देखते हैं? आप कैसे देखते हैं कि आप ही पहले साल में हैं और जीत गए हैं? यह मामला, कृपया लिम्यू, इस बार आप अपने अदालत में दिए गए बचाव के बारे में क्या सोचते हैं? आपको कैसे याद आया कि धोखाधड़ी और सांप्रदायिक अपराध के आरोप लगाएं? प्रतिवादी पर लिम्यू, हमें पता चला है कि आप अभी कानून विश्वविद्यालय के पहले साल के छात्र हैं। आप कैसे इस मुकदमे में अकेले ही जीत गए? प्रतिवादी के इस मुकदमों के विजेता वकील को हरा दिया। नामी वकील को। आज के समाज में हमारे आम आदमी कानून से बहुत दूर है। कानून आसानी से कुछ विशेष लोगों का हथियार बन जाता है, लेकिन कानून निष्पक्ष है, पवित्र है। कानून को उन नागरिकों को सबसे मजबूत समर्थन देना चाहिए जो इस पर विश्वास करते हैं और इसे सम्मान देते हैं। मैं एक बनूंगा कानूनी सार्वजनिक वकील उन आम लोगों के लिए
उन लोगों के लिए जो कानून नहीं जानते लेकिन वास्तव में कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता रखते हैं। उचित कानूनी समर्थन प्रदान करना समाजवाद के लिए, सभ्यता निर्माण और मानव सभ्यता की प्रगति के लिए जीवन भर संघर्ष करना।